हाँ। तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। लेकिन प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ सियासी मामलात पर, मौशी मामलात को प्रोग्राम में ज़ेर बहस ला रहे हैं और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर बड़ी तफसील से कल गुफ्तगू हुई। बहरहाल जी, शहर कराची की बात हमेशा सर फहरिस्त होती है। मसाइल का क्यों क्या बार है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं जितना मौका मिलता है, लेकिन यहाँ मसाइल कुछ ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। और बार बार ये बात दोहराते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात होती है कि किसी भी हुकूमत की कोई तरजीहात में शामिल नहीं है कि इन मसाइल को हल किया जाए। बहरहाल जी, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, और ख़ास तौर पे क्रिकेट का मैच जो गुज़िश्ता रात ख़त्म हुआ है, बेपनाह खुशी पाई गई, जश्न का सा एक समा था रात को। तो मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं गाड़ी में एक जगह से गुजर रहा था, मैंने देखा चंद लोग जो है वो खुशी से जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हुए हुए थे, और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वजह है। शायद मैच जीती है किसी की टीम, शायद इस वजह से इतना ज़्यादा खुश है। तो मैंने एक साहब से ही पूछा, मैंने कहा ये खुशी की क्या वजह है, इतना ज़्यादा खुश हैं आप और बार बार सजदे में गिर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैच का तो हमें पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन ये जो सड़क है जो एक हफ्ते से बंद पड़ी है, खुदा का शुक्र है ये खुल जाएगी और कल सुकून से जो है वो दफ्तर आ जा सकेंगे। तो ये कराची वालों के मसाइल हैं जी। मैच से तो शायद किसी का कोई लेना देना ना हो, लेकिन ये जो मसाइल हैं ये कैसे हल होंगे ये समझना ज़रूरी है। तो बहरहाल इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होगी, कोशिश करेंगे इन तमाम मामलों को आज ज़ेर बहस लाएँ। बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे सारी बात होगी इन मामलों पर। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा खालिद खान साहब को, एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार, आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी तंजील अब्दुल रऊफ़ साहब, MKM पाकिस्तान के वर्कर हैं, कारकुन हैं और एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, मामलात को समझते हैं, सियासी सूरत हाल के ऊपर आज उनसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया तंजील अब्दुल रऊफ़ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी खालिद साहब, अब ये कि कोरोना वायरस दोबारा से आपको पता है सर उठा रहा है, तैयारी ना पहले थी ना इस वक्त कोई ख़ास तैयारी नज़र आ रही है। मीटिंग्स तो हो रही हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर है, क्रिकेट के मैच भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मिलना मिलाना भी जारी है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? और फिर ये कि लॉकडाउन की तरफ जाने की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, अगर खुदा ना करे दोबारा आगे ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तो सूरत हाल और मुश्किल हो जाएगी। क्या कहेंगे इसके बाद? असल में बात तो आपने सही की है कि उधम तो बहुत मचाए हुए उन्होंने जी कोरोना जी। का। और पिछला भी अगर आप देखें जो सूरत हाल रही है ना, उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो मज़दूर तबके का हुआ है। जी जी। और ये भी ताज्जुब की बात है कि कोरोना जो सबसे कम हुआ उस मज़दूर तबके को हुआ है। यानी अगर आप देखें जो कच्ची आबादी थी या जो दूसरी जगहें थी तो वहाँ पे उनको कम हुआ है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि सबसे अहम मसला ये हो रहा है कोरोना में कि हुकूमत की जो पॉलिसी है, मरकज़ी हुकूमत की, सिंध गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल है, यानी तमाम शामिल है। उधम बहुत मचाया है, अल्लाह करे ना आए, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है उसको देख के तो लगता है कि कोरोना आ गया है। ठीक है। और अब जो है कि इसका बहुत यूँ दुम धाड़ ये जो करना उनको वो करेंगे, चले करें, ठीक है, अच्छा है, मतलब एक चीज़ है, हकीकत है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन हो ही रहा है कि पिछली दफ़ा भी जब कोरोना आया है, आप यकीन करें इस कराची से लाखों मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं, और ख़ास तौर से टीचिंग के, आपके गारमेंट्स के, और ये टेक्सटाइल के जो है ना, होजरी के ख़ास तौर से, मतलब होजरी का ये है कि घरों के अंदर छोटे छोटे हैं, और ये लाखों की तादाद में मज़दूर हैं। हुकूमत की सारी पॉलिसियाँ आ रही हैं सरमाएदारों के लिए, आएँ, हमें एतराज़ नहीं है उसके ऊपर, मुल्क को तरक्की देना है, आएँ उसके लिए, लेकिन यह है कि उनको कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं, उनको रियायतें भी दी जा रही हैं और कर्ज़े इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो फैक्ट्री चलाएंगे और बेरोज़गारी जो है इसको ख़त्म करेंगे। सूरत-ए-हाल ये है कि 2 महीने 3 महीने कोरोना रहा है उरूज के ऊपर, और पूरे 1-1 साल के 2-2 साल के जो है कि इसका बोनस बंद कर दिए। ऐसे ही भाई आप 2-3 महीने 3 महीने काट लो, 4 महीने, उससे पहले जो था वो तो जब फरवरी में आया उससे पहले मैं समझो उनका जो है मालियाती वो बंद हो जाता है। बोनस जो होता है पहले का होता है, जी जी। उस बोनस को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरे अपने इल्म में है तकरीबन
6, 7, 8 फैक्ट्रियाँ होंगी जिनके जो है कि इसका चार्ट और डिमांड रुक दी उन्होंने। ऐसा ही। अच्छा, अब ये लाखों जो मजदूर जो खास तौर से जिसमें जिक्र कर रहा हूँ, यानी और तो चले ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको क्या नुकसान हुआ है? दिन रात काम किया उन्होंने, दिन रात, ऐसा ही है ना। उस वक्त भी काम कर उस वक्त भी काम कर रही थी, बंद करके, चारों तरफ से बंद करके कर रहा है। अच्छा, मजदूर को बेचारे को 2 पैसे मिल रहा था, वो भी चुप था कि आज चलो ठीक है, मतलब खामोशी के साथ काम हो रहा है, चल रहा था मामला। उन लोगों ने जो उनकी चार्टर डिमांड हो उसके ऊपर जो है इसका बोनस बंद कर दिए हैं, तो क्या नुकसान, उनको क्या नुकसान हुआ? इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है। लाखों मजदूर अगर अब बेरोजगार होते हैं, चले जाते हैं, यहाँ क्या बेशुमार ऐसे मजदूर हैं हुजरी के जो काम करते हैं, फिर पंजाब चले जाते हैं। जब पंजाब चले गए, बंद हो गया सब कुछ, तो फिर 3 महीने चले गए वो, फिर आना मुश्किल होता है। अच्छा, उनका ये है कि वहाँ पे घर है, इज्तिमाई घर है, गाँव है, तो बेचारे गुजारा कर लेते हैं जैसे भी रूखी सूखी खा के। सबसे बड़ा मसला होता है कराची के लोगों का, कराची की जो काम करने वाली लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, कि उनका रोज़गार, उनकी बेस वही है जी, उसके अलावा उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अब ये जो लाखों अफराद बेरोज़गार पहले हुए, बेरोज़गार अब हुए, वो कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की? क्या दिया उन्होंने इस गवर्नमेंट ने? कोई चीज़ से लेके आए ना, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि अंदाज़ा हो कि यार ये दे देंगे। हमने दे दिए 1.5 करोड़पति, कितने अरब रुपए जो है कि इसका हमने लोगों को तकसीम कर दिए। भाई कहाँ तकसीम कर दिया आपने? जहाँ तकसीम किया वहाँ की सबसे बड़ा बिग सिटी है कराची, कराची के मजदूर हैं। यानी इधर आप मुझे बता दो कोई पॉलिसी एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, साइड एरिया के लिए आई हो, सनती जोन के लिए आई हो, जो आपको कमा के दे रहा है? बिल्कुल ठीक है, सनती जोन आपको कमा के दे रहा है कराची, यानी यहीं से पैसा जा रहा है ना। उस इंडस्ट्री के मजदूरों को जब ये हाल होगा तो कहाँ से आमदनी होगी? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ये मामला इससे पहले भी ज़ेर बहस आ चुका है कि ये सब कुछ होता रहा, लोग बेरोज़गार होते रहे, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने ऐलानात तो किए थे कि बिजली के बिलों में कमी भी कर दी जाएगी और शायद माफ़ भी कर दिए जाएंगे, इस तरह की बातें होती रही, राशन वगैरह भी तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पॉलिसी ज़ाहिर है कि नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तंजील साहब, ये फरमाइएगा कि आजकल कराची के मसाइल की हर कोई बात कर रहा है, जगह जगह दीवारों पर बैनर्स और पोस्टर्स नज़र आ रहा है, और वो कराची के जो कोर इश्यूज़ हैं, पानी के हवाले से हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हैं, ये और मसाइल की तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, तो वो सब आजकल अब बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कराची की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, जो सबसे ज़्यादा कराची के हुकूक के हवाले से बात किया करती थी, आज क्या स्टैंड उनका है? क्योंकि अब तो हर कोई कराची के हुकूक के लिए बात कर रहा है, लेकिन जिनके पास स्टेक रहा या अभी भी समहाउ स्टेक है, वो इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? उनकी तरफ से जो एक ज़ोरदार, आप समझ लें कि एक मैसेज है हुकूमत के हलाई हैं, वो क्यों नहीं जा रहा है? लोग ये जानना चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह हम जो हमेशा के कहते हैं बड़ा अच्छा है कि हेल्दी डिस्कशन है, एक फोरम आपकी तरफ से मिलता है। देखिए, MQM पहली बात, आखिर हम ये कहते हैं MQM कल भी थी, आज भी है, इंशाअल्लाह कल भी रहेगी। जिसने इस कराची के लिए सोचा और अच्छा करने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की अच्छा किया जाए, और करके भी दिखाया। कहाँ फ्लॉज हर जगह होते हैं, कमियां रहती हैं, गलतियां होती हैं, और ये तमाम चीज़ें आपकी इस्लाह की तरफ जाती हैं, करेक्शन की तरफ जाती हैं। अगर आप ना करें तो एक अलग बात है ना, जो इस्लाह। तो MQM ने जब आप कह रहे हैं जी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पानी का मसला नहीं है, ये है आपको, आपके पास अभी KCR कराची जो सर्कुलर रेलवे का एक इशू और अलग चल रहा है, प्लस इसके अलावा आपके पास एक दीगर सनती जोन, इनकी तमाम रोड्स वगैरह। MQM ने जब MQM के पास, देखें, ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि 2 किस्म की पावर थी, जो इसको हम कहते हैं ना कि MQM की तो तोती बोलती थी, जीप बोलती थी। MQM की स्ट्रीट पावर एक चीज़ है और ऐवान में ताकत एक चीज़ है। आप स्ट्रीट पावर से ऐवान की ताकत को जब तब्दील करने की बात आती है, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को इन्हांस करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जितनी आबादी पे कराची में सीट्स बननी चाहिए थी, जो पंजाब में बनती हैं, वो फॉर्मूला कराची में नहीं तय पाता। बिल्कुल ठीक है। जब आप ये करेंगे तो होगा कि कराची के आम आवाम जो आपको रोड पे दिखता है कि जी ये कराची का वोटर है, वो ऐवानों के नुमाइंदों को उस हिसाब से, यानी कि उतने नंबर्स में नहीं भिजवा सकता। अच्छा, अब आबादी के तनासब से बात करें तो नहीं होता। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि जी MQM कहाँ है, MQM वही है, MQM अपने स्टांस के साथ खड़ी है। अब क्या स्टांस है MQM का, तो मैंने आपको बता दिया इलेक्टोरल कॉलेज की बात। MQM का स्टांस, अब MQM ने एक बात मान ली कि जी कोई दूसरा हल नहीं है सूबा बनाने के अलावा। ठीक है। जब तक चीफ मिनिस्टर इस सूबे का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस सूबे का MQM का नहीं होगा, कराची से नहीं होगा, चले मैं MQM की अभी हटन, कराची से नहीं होगा, कराची के मसाइल कराची वाला ही सॉल्व कर सकेगा, अदरवाइज कोई लाड़काना से आके या नवाब शाह से आके नहीं कर सकता। ठीक ठीक।
अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जी फौरन वो लोग खड़े हो जाते हैं कि जी धरती माँ की तकसीम। ओ भाई धरती माँ की हमारे लिए माँ तो माँ पाकिस्तान है, धरती माँ तो सिंध, हम सिंध को धरती माँ नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को धरती माँ समझते, हमारी तो माँ है वो। बात ये कि तकसीम नहीं कर रहे। अगर यही तकसीम की सोच होती तो फिर जापान में इतने सूबे क्यों बनते? अच्छा आपके पड़ोस में इंडिया में इतने सूबे नहीं बनते, अफगानिस्तान में नहीं बनते, ईरान में नहीं। तो भाई इतने सूबे बनना जो है वो कोई तकसीम नहीं हो रही, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को गवर्न करने का एक तरीकाकार है। ठीक है, अब उनकी सोच को तौप सोपों की सलामी है जो ये सोचते हैं और जो ये मानते हैं कि जी ये तकसीम होती है, तो तकसीम नहीं है। सो एमक्यूएम ने अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा, सूबा जरूरी है, क्योंकि कराची के अंदर आप जब कराची की मईशत की बात करेंगे, कराची के नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे, आप कराची से कलेक्ट हुआ हुआ टैक्स का पैसा जो फेडरल को जाता है, जो सिंध गवर्नमेंट को जाता है, जो रिटर्न में नहीं मिलता कराची को, आप जब इसकी बात करेंगे तो कराची का चीफ एग्जीक्यूटिव याद आएगा। चीफ एग्जैक्ट इसीलिए कहा जा रहा है सिंध के 2 हिस्से हों। अच्छा अब 2 हिस्से हों तो हिस्से का मतलब बड़ा आ जाता है जी आपने तो हिस्से से, भाई हिस्से की तकसीम का मतलब नहीं होता। तो क्या आपने क्या फिर सिंध और पंजाब को हिस्सा क्यों अलग अलग कर दिया? आप इसको क्यों नहीं पूरा पाकिस्तान आप नहीं बनाते प्रोविंस पे सिंध और पंजाब? तो ये अजीब एक कॉन्सेप्ट है। आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करें, उसी के बाद आपकी तमाम चीज़ों के मसाइल का हल है, सोल्यूशन। जहां तक रही बात जैसे कोरोना की, जैसे सर ने कहा कि देखिए कोरोना आया, अब मैं इसमें एक बात ये कहता हूं कि बहुत हद तक हिट जो है ना, आप कोरोना ने हिट किसको किया? कोरोना ने हिट हर उस सेगमेंट को किया, उस बिजनेस को किया जहां पे मास ऑडियंस बैठती थी। ऐसा ही सबसे नंबर 1 पे स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जिसमें अंदर कोचिंग सेंटर वगैरह सब आ गए, सब शामिल है। ये वो जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा मास ऑडियंस बैठती है। और जैसे एक स्कूल है उसके अंदर 150 तो टीचर होती हैं, कोई एक मीडियोकर लेवल का स्कूल ले लें तो अब 150 टीचर है, या 100 टीचर भी ले लें, आपके पास 40 से 50 जो है वो प्यून्स आ जाएंगे, स्टाफ आ जाएगा, 200-250 को तो स्टाफ है, प्लस फिर बच्चे। सो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट था। अच्छा फिर आपने किया ये कि उसी पे सितम जरीफी ये हुई कि अच्छा स्कूल जो टैक्सेस, जो स्कूल की फीस थी, किसी की 20,000 से अबव स्कूल की फीस उस पर टैक्स लगा दिया। अच्छा आप ये भी सब कुछ कर जाए, फिर आप जो स्कूल के मालकान, कितने स्कूल्स हैं इस वक्त जो मैं आपको बताऊं जो हमारे लोअर मिडिल क्लास एरियाज में पाए जाते हैं, वो बंद हो चुके हैं, वो सेल हो गए। वो एरियाज जो रेस्टोरेंट्स थे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुतासर हुई। अच्छा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है? अब ये समझ, ये बिजनेसमैन का इशू है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये आती है कि रेस्टोरेंट को 2 चीजों का लॉस होता है। नंबर 1 एक एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं आती, क्योंकि सेल्स आ ही नहीं रही। दूसरा उसका पेरिशेबल आइटम्स है, वो एक्सपायर हो जाएगा अगर उसने टाइम पे यूज नहीं किया, तो उसको तो 2 लॉस हो रही है। एक तो उसको सेल्स ना आने का लॉस है, दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट जिसने ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री की है जो कि एक्सपायर हो जाएगी, उसका लॉस है। सो ऐसे बहुत सारे सनती एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा आप एक वाज़ेह पॉलिसी दें। वाज़ेह पॉलिसी का मतलब ये कि अच्छा अब आप करें क्या, ये आपने बहुत डिफरेंट अंदाज में लेके के चलना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन की बात की तो फेडरल ने मना किया, फिर फेडरल ने किया तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा हमारे रक्षा कदम पे चल रहे हैं। अब जब दोबारा होने की बात आ रही है तो फिर अब कह रहे हैं कि जी ये सब चीजें होंगी किस तरह, क्योंकि आपका पूरा ईयर निकल गया, 2020 पूरा चला गया। अब इन तमाम चीजों को चेंज होना है। ये होगा कैसे? इसके लिए अगेन एमक्यूएम पाकिस्तान ये बात को बार बार कह रही है कि अगर हम अलायंस में बैठे हैं तो हम ये बात कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट के जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है मुराद अली शाह, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है, तो वो साहब यानी कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट इस बारे में बैठे एक टेबल पे और डिस्कस करे, आप एक डिसीजन लेके उठें। अच्छा तंजील, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक चीज़ और इसके अंदर ज़रा इसका भी जवाब दीजिए कि पॉलिसी है क्या एक्चुअली। पहले तो ये कहा गया कि जो बल्दियाती जो हुकूमतें हैं, जो लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है, इसको एम्पावर करें। अगर इसको एम्पावर करेंगे तो ये जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं यहाँ के शहर कराची के, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि जी इससे भी मसला हल नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होगा, तब जाके मसला हल होगा। तो डोंट यू थिंक कि ये अब ये ओपिनियन चेंज हो गई है? पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो बल्दियाती मसाइल हल हो जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे, तो एक्चुअली अब पॉइंट या एजेंडा है क्या? क्या तो ये लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, इसको एम्पावर करना है, या फिर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा देखिए, इसमें हमारा बड़ा क्लियर स्टांस कि सबसे पहले कि अब सूबा जरूरी है। ठीक है, इस स्टांस से तो हम पीछे नहीं हट रहे। हम कह रहे हैं जी सूबा जरूरी है तो जरूरी है।
क्योंकि सूबे के बगैर अब आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आपने एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुशर्रफ साहब के दौर में एक आपने दीजिए, जिसमें जमात इस्लामी ने भी गवर्न किया, फिर हम एमक्यूएम ने भी गवर्न किया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत कहता हूं मैं उनको, पीपल्स पार्टी की, वो आई तो होता ये कि वो जो सिस्टम था आपने उसको रिवोक किया और आप अपनी मर्जी का एक सिस्टम लेकर राइज करके लेकर गया 2013 का SLGT लेकर आ। अच्छा, अगर ये सूबा होता तो फिर किसी की एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के बाद में बार बार जा जाके आप चेंज नहीं कर सकते। सो अब आप मेरा सवाल जवाब समझ गए कि आपको पहले तो सूबा जरूरी है, ठीक है। वो सूबा अगर अच्छा हो जाएगा, मिल गया आपको सूबा, आपको एक अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गया, आप उस चीफ मिनिस्टर के थ्रू आप लोकल बॉडीज को एक ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि यार मैं आज अच्छा कर देता हूँ, कल मुझे पता है कि यार यासिर की यही टाई जो है ना वो है, तो मैं कल को यासिर से ये टाई छीन लूंगा, फिर यासिर जो यासिर की पसंदीदा टाई होगी यासिर उसी टाई के पीछे कहेंगे। सो मैं क्यों बार बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, क्योंकि अब मुझे एक सोच पता है, वो सोच कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, जो जिसको कहते हैं बिलावल साहब, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़ी माँ का, एक बड़े नाना का नवासा, बड़ी माँ का बेटा, ये अगर तुम बाहर भी पढ़े हो तो यार एक प्रोग्रेसिव सोच तो होती है तुम्हारी, मुझे उसका विजन नहीं दिखता। एक बंदा कहता है यार इसका ये कम से कम ये विजन तो हो कि ये काम कर रहा हो, उसके साथ उसकी विजन ही नहीं दिखता। वो बात वही करता है जो उनके अब्बा जान करते हैं, पहले करता है जी कराची की तक। ओ भाई, कौन कराची की तकसीम? ठीक है जी। हली भाई, अब ये फरमाइएगा कि इश्यूज तो अपनी जगह मौजूद हैं, जैसे ये तंजील साहब ने बड़ी इसकी निशानदही की और खुलकर इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये अब जितने भी इश्यूज हैं, अगर आपके पास अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा तो आप तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकेंगे। अब ये नीचे से फाइट करना शुरू करते हैं, फिर नीचे जैसा भी हमने देखा जो कुछ हुआ, 5 साल इख्तियारात की एक खींचातानी चलती रही, नहीं उन्होंने दिए तो डिलीवर नहीं कर सके। तो ये मसला हल होगा कैसे आपके ख्याल में? क्या ये डिमांड ठीक है? क्योंकि मसाइल तो इतने सारे हैं, और अब मैसेज ये क्या, क्योंकि कराची से हुकूमत मुंतखब हुई, वफाक के अंदर उसने हुकूमत भी बनाई है, लेकिन स्टिल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 1100 अरब रुपए का पैकेज भी अनाउंस हुआ, लेकिन अभी तक लोग तलाश में कि वो है। उसमें मैं एक बात ही कहते, देखें पीस पार्टी के नज़दीक तो कोई प्लान कराची का नहीं है। उनके नज़दीक प्लान क्या है कि ये सड़क बनवा दी, वो सड़क बनवा दी, ये पुल बनवा दिया, ये कराची के अहम मसलों में से है मसला। लेकिन ये मसला नहीं है कि जो पुल बना दिया, असल मसला वो ये है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, या जिसका जिक्र बकौल इनके जमात इस्लामी ने भी किया, तो जमात इस्लामी भी कर रही है। हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि जब मसाइल अहम इशू हल होने की तरफ जाते हैं, उसका दबाव पड़ता है, तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से, कहीं GSN की तरफ से, कहीं मुत्तहदा की तरफ से कोई ऐसा इशू ला के खड़ा कर दिया जाता है कि वो सारी चीज़ें दब जाती हैं। ठीक है, देखे ना, अब ला के खड़ा कर दिया गया है कि सूबे की तकसीम। भाई ये सूबे की तकसीम का मसला तो 30 साल पहले भी था। हाँ, उस टाइम तो जब पावरफुल थे उस टाइम उठा देते आप, अगर मसले का हल ये है, मतलब जिस तरह कहते हैं मसले का हल ये है। लेकिन मेरा ख्याल में मसले का हल ये नहीं है। ठीक है, सूबा नहीं है, ये इंतशार का हल है। ये इंतशार है, ये सूबे के अंदर आपको क्या लेना है, आपको उन लोगों से जिनको कराची की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, जो कराची को दानिस्ता तबाह कर रहे हैं किसी भी बुनियाद पे, चाहे लिसानी बुनियाद पे कर रहे हों या किसी बुनियाद पे कर रहे हों। हमें उन मसाइल की तवज्जो देनी है जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों के साथ, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, जो इशू उठाए हैं, यानी जो आपकी लोकल बॉडी है उसको बाइख्तियार करना है। अच्छा खलील भाई, एक चीज़ का जवाब इसमें दीजिएगा। आपने कहा कि ये इंतशार की तरफ लेकर जाता है। इंतशार तो इस वजह से, कचफहमी की वजह से है, मामला को ना समझने की वजह से है, और इसके ऊपर सियासत की वजह से है। एक आम आदमी का तो मसला यही है कि उसके पास पीने का साफ पानी नहीं है। सिंध के अंदर जाके आप सूरत हाल देख लें। और दूसरी बात ये कि इसमें क्या मज़ायका नज़र आता है, पूरी दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि आबादी के अंदर एक्सपेंशन होता है, टेक्निकली स्पीकिंग साइंस ये कहती है कि आपको छोटे छोटे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। इशू इस सिंध के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची और अंदरूनी सिंध वैसी तकसीम, यानी तकसीम इस लिहाज से कि जिससे पूछो कहाँ जा रहा हो कराची, कहाँ जा रहा हो सिंध, अगर लाड़काना जा रहा हो सिंध, कोई बात करेगा वो बोलेगा कराची, यानी सिंध, यानी खुद इनके वुज़रा जो हैं कि हम कराची को भी देख रहे हैं, अंदरूनी सिंध को भी देख रहे हैं, यानी उनकी गुफ्तगू का महवर भी यही होता है कि अंदर तो गुफ्तगू के लिहाज से, उसके लिहाज से तो मामला यही है जो है। लेकिन इसका ये जो मसले का हल कह रहे हैं, ये मसला हल करने वाले लोग नहीं हैं, ये मसला हल करने के लिए नहीं कह रहे हैं,
ये वो खोई हुई कुव्वतें हैं, जिनकी कुव्वतें खो गई हैं, उनको जिंदा करने के लिए, हासिल करने के लिए। अच्छा, लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब आप 30 साल रहे यहाँ पे, आप यहाँ के मालिक रहे, उस टाइम आपने क्यों नहीं सिंध की बात कर ली, क्यों उस टाइम क्यों नहीं सूबे की बात कर ली? आज जिस तेजी के साथ बात कर रहे हो, तो या तो किसी के इशारे पे कर रहे हो, ये अच्छा, ये भी देखना, एक इशू तो ये आता है ना कि आप तो या तो किसी के इशारे पे कर रहे हो, या फिर जो है इसका, क्योंकि आपकी MNA हैं, आपके MP हैं, आपकी कुव्वत है कराची के अंदर, मतलब अभी तक एक है कुव्वत है, तो आप उन इदारों के अंदर क्यों नहीं आवाज़ उठाई आपने? आप सिंध असम्बली के अंदर मजबूत कुव्वत रहे हो, आप मालिक रहे हो, उस टाइम उठा देते, उस टाइम आप खामोश रहे। आज जब कमज़ोर हो गए तो आज आप उठा रहे हो सूबे की बात। इसका मतलब ये है कि आप सूबा बनाना नहीं चाहते हैं, खोई हुई ताकत हासिल करना। पीपल्स पार्टी अपने जो उनके पॉकेट हैं वहाँ पे करने के लिए उसकी मुखालफत, और यहाँ पे इसकी हिमायत। इसका मतलब ये है कि फिर कराची को एक तरीके से लिसानी तंजीम में तकसीम किया जा रहा है। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल पे जो उसका एक आया है, नक्शा आया है, उसको ख़त्म करके फिर आप लिसानियत की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे क्या रहेगा कि मसले हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मसाइल को हल करने हाँ, लेकिन बल्दियाती इख्तियारात हैं, ये बात भी सही है, मतलब इनकी भी बात सही है कि और हाफिज़ नईम साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि आप यहाँ की आबादी का सर्वे करें। आप नहीं, उस तरफ तो मैं आता हूँ, ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है ना। देखें, इसको तो कोई उस वक्त भी सीरियस नहीं ले रहा था। वो बहुत छोटे से एक वक्त के लिए उनको फ़ायदा पहुंचा रही थी, जिसके लिए उन्होंने इसके ऊपर समझौता किया। लेकिन उस वक्त भी यही हम अर्ज़ कर रहे थे, बार बार ये बता रहे थे कि ये छोटे से वक्त के लिए फ़ायदा तो दे जाएगी, लेकिन आगे इसका बड़ा सीरियस नुकसान होगा, जो कि बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो गया। संजीव साहब फरमाइए, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये कहना कि खोई हुई ताकत वापस हासिल करने के लिए सारी जिद्दोजहद तगोदो हो रही है, क्या ऐसा ठीक है? और दूसरी बात ये कि जैसा भी बात हो रही थी कि माजी में जब इख्तियार था, तो उस वक्त इसके ऊपर क्यों जोर नहीं दिया गया कि एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए? और फिर क्या मफाहमतों का शिकार रही है MQM? ऐसा है वाक़तन? ज़रा इसका जवाब दीजिए। ये बड़ा अच्छा, मुझे डिटेल में जवाब। जी ज़रूर, टेक योर टाइम। ये क्योंकि ये सवाल अक्सर बेशतर काफ़ी लोग मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, हमारे माओ से भी पूछ रहे होते सीनियर। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, कराची के में MQM का जो इख्तियार रहा, मैंने आते साथ पहली बात आपको जो कही कि एक होती है स्ट्रीट पावर, एक होती है ऐवान की पावर। ठीक है, आपके पास स्ट्रीट पावर है, आप उस स्ट्रीट पावर को इंटरप्रेट ऐवान में कौन करवाता है? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपने ही हल्का तो खुद नहीं बनाऊंगा ना। एक इदारा है जो इलेक्शन कमीशन हल्का बनाता है, फिर एक इदारा है जो उसके सेंसस को गिनता है, जो हल्का बंदियां करता है। इसका मतलब ये कि आपने तो 78 के जो सेंसस से शुरू हुई कहानी, आज तक किसी को ने भी कराची के इख्तियार को, हक को वापस नहीं दिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 70s में मुत्तहिदा तो नहीं थी जी, जमात इस्लामी तो थी ना, जमात इस्लामी तो पाकिस्तान बनने से पहले से थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी आ गई। अच्छा, फिर बहुत सारी जमातें आनी शुरू हुई, फजलुर रहमान गुलावरी सब बनने शुरू हुए। किसी ने भी ये बात उस वक्त भी नहीं उठाई। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि आज MQM उठा रही है, तो भाई आपने उस वक्त सेंसस के बारे में ये क्यों नहीं बताया? अयूब खान के दौर में क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं उठी जमात इस्लामी कि ये करना चाहिए? तब तो नहीं उठी, तब तो जमात इस्लामी का बड़ा होल्ड था कराची में, कहा जाता है 70 तक बड़ा होल्ड था, 80 की दहाई में भी होल्ड रहा। अच्छा, अब ये कहें कि आप अच्छा, अब होता क्या है, मैं अगर इन्हीं का स्टांस इन्हीं पे रिवर्ट करूं कि आपने क्यों नहीं उठाया, तो फिर यानी कि मेरा नरेशन इनका नरेशन इक्वल हो जाएगा कि आप भी तो ताकत में थे, आपको तो तब भी ख्याल नहीं आया, हमें आज तो ख्याल आ रहा है, हम कमजोर हो गए, ख्याल आ रहा है। चलो आप ये कह रहे हैं, हम आपकी बात को मान भी लें, तो आप जब कमजोर है तो आपको, हमें मतलब जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी या दीगर कोई भी जमात, उनको तब भी ख्याल नहीं आया। अब आप आ जाए दूसरी पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट ये कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, उसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा इन टर्म्स ऑफ ऐवान के इलेक्टोरल कॉलेज में, तो मैं कैसे अपने ऐवानों में आवाज उठाऊं? अब आप कह रहे हैं एक सुनहरी मौका मिला, एक सुनहरा गोल्डन एरा हम जिसको कहते हैं कि शायद MQM को मिला, और हम इंटरनली हम ये समझते हैं शायद वो हमारा गोल्डन एरा नहीं था, क्योंकि उसने हमें इंटरनली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डैमेज भी किया। अच्छा, जो इंटरनल एरा जो हमें गोल्डन एरा हम कहते हैं, मुशर्रफ का दौर था, उसमें चीफ मिनिस्टर कौन था? पहले महर साहब थे, फिर गुलाम अरबाब अली वहां गए, क्योंकि MQM का चीफ मिनिस्टर रहा। आप ये कहते हैं कि जी आप तो उस वक्त जो है वो नेगोशिएट कर सकते थे मुशर्रफ से और आप सूबा बना सकते थे। ओ भाई, उस वक्त मुशर्रफ साहब के पास जो सदारती चीजें चल रही थी, चार्टर चल रहा था जिसमें 58 भी वो लेके बैठे हुए थे, वो ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि 73 के आएंगी शिक में लिखा हुआ है कि आप पहले सूबाई हुकूमत से ये चीज पास करवाएंगे, देन आप फेडरल में जाएंगे, तब भी आप ये नहीं कर सकते थे। तब तो आप एक मसले में, मैं एक छोटी सी बात
आप सूबे की बात करते हैं, मुशर्रफ साहब ने, जबकि मैं APML का कोई नुमाइंदा नहीं हूं, बट मुझे सिर्फ माजी की याद है ना जो बताता हूं, सिर्फ याद दिला दूं ऑडियंस को भी कि मुशर्रफ ने लियारी एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश की थी। यही पीपल्स पार्टी जो बाहर बैठी हुई थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेला, और क्योंकि लियारी से गुजरना था, वो तमाम लोग एहतजाज करने के लिए कभी स्टेट बैंक की बिल्डिंग के सामने, कभी शारा फैसल ब्लॉक करते थे। अगर आप थोड़ा सा मिड 2000 में चले जाएं, तो क्या मुशर्रफ साहब उनको टैकल नहीं कर सके? क्योंकि लियारी एक्सप्रेसवे का सेकंड जो रूट था वो तो बाद में ओपन हुआ है। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सदर मुमलिकत है पाकिस्तान, जिसके पास 58(2)B की ताकत थी, आप उसको कह रहे हैं कि वो भी ये नहीं कर सका, यानी कि वो तो कर सकता था। देखिए, जब आप सियासत की बातें करते हैं तो बहुत सारे लेयर्स होती हैं। आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये तमाम पॉइंट स्कोरिंग अच्छी है, जलसे में बात करने की बहुत अच्छी है, बट जब यकीन जाने, जब हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं, कहते हैं यार तुम लोग ये कहते हैं यार जलसा भी तो ऐसे ही होता है ना, हम भी। तो मैं उस पर कहता हूँ जलसे की बात पे, अच्छा अभी आवाम को सोचना चाहिए कि आप, आवाम इतनी अक्लमंद है माशाल्लाह से कि वो ये नजर रखती है कि यार कौन सी पावर को मुझे किससे रिलेट करना है। अब आप आ जाए इस बात पे कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज मुझे आप कह रहे हैं मैं कमजोर हो गया तो मैं खोई हुई ताकत लेने, एक सवाल के साथ मैंने असल में ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ब्रेक के बाद जवाब दें तो मैं इसके ऊपर आपको डिटेल इसका जवाब ले लूंगा। तो एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। तंजील अब्दुर्रऊफ साहब जो हैं वो जवाब दे रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, और सवाल ये था जो खालिद भाई ने भी इस सवाल जिसकी निशानदाही की, वो ये कि खोया हुआ जो ताकत है खोई हुई, वो हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये आप इसका जवाब दे रहे थे, मैं चाहूँ कंक्लूड कर लें इसको। अच्छा देखिए, अक्सर खोई हुई ताकत, ये ताकत समझिए, ताकत आवाम की थी, है और रहेगी। ठीक है, आवाम ने भरोसा किया है और इंशाल्लाह करती रहेगी। हाँ, तो आप ये कहें खोई हुई ताकत या कुछ खोई हुई ताकत, हमने खोई नहीं ताकत। मैं आपको ये कहूं कि उसकी, हाँ, कुछ लोगों की नाराजगी आवाम के हवाले से बता रहा हूँ, आवाम की कुछ नाराजगी है, ठीक है, बिल्कुल है, बजाय, मगर आवाम अब ये भी देख रही है कि अगर हमारी नाराजगी है तो ये वही MQM पाकिस्तान है, ये वही MQM है जो अपनी इस्लाह खुद करती है। ठीक, MQM में कितने लीडर्स जो MPs या MNs जिनको ऐवानों में पहुंचाया, आज वो कहीं भी नहीं है, आज वो किसी मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ऐसी कोई ब्लंडर्स मौजूद थे जहां पे तंजीमी, देखिए हमारे तंजीम में जो इंटरनल ऑडिट का पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आज नहीं है। हाँ, उसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा, अब ये नुकसान की तरफ आते हैं, ये नुकसान अगर आप उनको पहले क्यों नहीं कर लेते, ये सवाल भी आते हैं, आपको नहीं पता था, ये सारे सवाल मैं आपको बता। मुझे एक बात बताएं, ये पर्सनैलिटीज के इश्यूज हैं। जब आप जिस पर्सनैलिटी के इश्यूज की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ना, देखिए मैं हमारी जमात एक गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है। जब आप ये बात करते हैं तो गरीब और मुतवस्सित तबके की जमात के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास लीडर्स, अगर आप कहते हैं कि लीडर्स जो हैं वो लोकल बिल्कुल निचली सतह से ऊपर आता है, या वो गरीब बंदा होता है, हमने जो बस में आता था हमने उसको ऐवान में पहुंचा दिया, 70 वाला ऐवान में पहुंचता है चलाते हुए, तो इसका मतलब है गरीब मुतवस्सित तबके से जो बंदा आ रहा है उसकी भी अपनी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं, उसके बुनियाद पे वो चीजें चुना जाता है, उसके बाद वो अपने डिसीजन लेता है। अच्छी बात है। अच्छा, ये तमाम चीजें, ये तमाम तर चीजें जब आप इसके डिसीजंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्लैश होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं, इनकी बेसिस पे MQM भी अपने डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे MPs हैं जो रिपीट नहीं होते, बहुत सारे MNAs हैं जो रिपीट नहीं हुए, बहुत सारे नए चेहरे आते, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को MQM ने क्रिएट किया। अच्छा, अच्छी चीज क्या है कि MQM चाहती तो है ना इस्लाह करना, और MQM मानती भी है। मैं तो उनमें से जो अपने माजी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता है, आपके हमसे गलतियां कि हम कहते हैं शायद कुछ ना कुछ ब्लंडर्स भी हुए, मगर बात यह कि यार उनको सही कौन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, और सही करना चाहता कौन है। अच्छा, क्या ऊपर से फरिश्ते उतारे तो कोई नहीं उतरेंगे। ठीक, अच्छा तंजील, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। जी खालिद भाई, ये इन्होंने इसका दिफा किया, और ये बात जो अभी यहाँ पे की गई
कि शायद खोया हुआ इक़्तिदार हासिल करना, वो एक पावर जो थी वो उसको वापस हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये ऐसा तासुर नहीं मिल रहा जैसे अभी तंजील ने ये बात कही है। अभी फरमाइए कि अब कराची के मसाइल हल कैसे होंगे? सवाल ये पैदा होता है कि जब न वफाकी हुकूमत संजीदा हो, न सूबाई हुकूमतें संजीदा हों, मसाइल इतने ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं कि अब लोगों का यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। उसमें जैसे भाई एक बात, जी जी मैं थोड़ी एक दो बातें इनकी ज़रूर कि ज़रूर। कराची के लिए सबसे पहले जो यहाँ के सेंसस के लिए बात की और बाकायदा प्रैक्टिकल किया, और उसमें फिर आपको शायद याद हो, ये तो मेरे ख्याल में बहुत बच्चे होंगे उस टाइम जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर था, जी तो उस वक्त जो है कि इसका बाकायदा कुछ हलकों के अंदर दोबारा उसके वो कराए भी गए थे, यानी एहतजाज किया था जमात इस्लामी ने, और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर के अंदर कुछ जगहों पे कराए भी गए थे, कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मामला हुए थे। तो ये शुरू से ही मतलब इस पर कंपेन चली है, लेकिन फिर हालात तब्दील हो गए, फिर कराची की जो ताकत वो थी उसके बाद से वो बिल्कुल तब्दील हो गई, तो यकीनन जिन लोगों के हाथ में आ गई थी उन्हीं का इसमें ज़्यादा किरदार था। दूसरी बात ये कि पर्सनैलिटी क्लैश जो होता है ना, वो नीचे से नहीं जाता है, पर्सनैलिटी क्लैश ऊपर से आता है। ठीक, तंजीमों के अंदर नीचे तो जो कुछ होता है उसको कवर कर लेते हैं अगर ऊपर मामला सही हो, लेकिन जिन तंजीमों के अंदर ऊपर हो, अगर नीचे कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर खराबियां हैं। ठीक है। तो ये मतलब तंजीम की एक सूरत थी। दूसरी बात पर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमें जो है, अगर कराची के अंदर आपकी मर्दमशुमारी का मसले को हल करते हैं, और हल हो सकता है, एक आवाज़ हो सकती है, इस पर पीपल्स पार्टी भी नहीं बोल सकती, यानी इसके अगर पीपल्स पार्टी नहीं, उनको तो ये चीज़ बेनिफिट कर रही है ना, वो तो कभी भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, लेकिन तो वो नहीं उस उठाएंगे ना, मुकाम ये तो पर हमें है पहले कि पता वो था। अगर इसका फैसला होता है तो उसकी मुखालफत नहीं कर सकते हैं। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, इससे ये मनवा सकते हैं, आप समझते हैं कि ये इससे भी मतलब ये कि इसकी वो करें, फेवर करेंगे कि कराची की मर्दमशुमारी जिस तरह कह रहे हैं, यानी ये सूरत हाल है कि 70 लाख अफराद तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, उनका नाम नहीं शामिल है, ऐसे ही, इसलिए उनका शनाख्ती कार्ड कहीं और का है। 20 लाख और लोग हैं जो रह रहे हैं, यानी 1 करोड़ की आबादी तो सिर्फ इसी में आ रही है जी जी कि जो कहीं और रह रहे हैं। भाई उनका मसला हल करें ना, उनके शनाख्ती कार्ड बनवाएं आप यहाँ पे। हम तो ये कहते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड बनवा दें, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है दूसरी राय किसी और की कुछ हो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर वो यहाँ रह रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड, 20-30 साल से इसलिए ज़्यादा कि यहाँ यहाँ पर के रह रहे हैं, वसाइल, यहाँ के मामलात वो जब अवेल कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि मतलब ये है कि जो हमें मिलने वाला हिस्सा है उसमें इजाफा होगा। और अगर ये मसला हल करवाते हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ की कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा करते हैं। सूबाई असम्बली अब भी 3-3 लाख वो हैं, अभी भी MNA की सीट जो है 3-3 लाख पर हैं। तो अगर ये मुनसिफाना तरीके से इसकी तकसीम होती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कराची को फ़ायदा होगा, बनस्बत इससे कि सूबा बना दें, ये कर दें, वो एक नई जो है तो इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान बिल्कुल है। मैं कहता हूँ कि सही जिम्मेदारी क्योंकि उनका भी यहाँ पर वोट बैंक है, अब तो उनके स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, अब तो वो बात कर सकते हैं, जबकि हैरान को मेरा ख्याल में इसके जिम्मेदार है ही वही, जिम्मेदार वो बिल्कुल 100% करना चाहिए। ठीक है, वो और उसके तादी इत्तेहादी भी शामिल है ना, इत्तेहादियों से पूछ लेते हैं जी, इत्तेहादी क्या कर रहे हैं? मैंने इत्तेहादी कहा जिसमें ये भी कुछ बोला। मैं इस पे थोड़ा सा अगर ऐसा था और शुरू से इस टाइप की बात थी जो जमात इस्लामी ने किया होगा, चलें ठीक है। औरंगी टाउन में जो हमारी कॉलोनी आके 71 के बाद वहाँ पे बची बसी और उसको बनाया गया, जिसको आज भी हम शायद बहुत सारे लोग जो है वो बड़े मैं उस पर फख्र नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, तो यार आज तक तो कच्ची आबादी उस वक्त कर सकते थे फख्र, आज नहीं कर सकते। ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि हमने उनको वो मकाम नहीं दिया। आप जाके देखें तो हालात क्या है। तो क्या उनके जो 80 लाख 70 लाख 80 लाख लोग थे, उनके NICs आज भी नहीं बने, उनको आप उस कौमी धारा में नहीं लेकर आए। तो बात यह है कि उस पूरे सिनेरियो से, उस टेन्योर से ये प्रॉब्लम चलती आ रही। अच्छा, अब आप ये आज भी इस बात को माने कि नहीं, ये सिर्फ कराची के पास वही स्ट्रीट पावर थी और वही शौक लोग करवा सकते थे। भाई स्ट्रीट पावर, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, आप बार बार इंकार करेंगे, मैं बार बार यही बात करूंगा, क्योंकि इंकार आप करेंगे तो मेरी तरफ से भी बात जाएगी। स्ट्रीट पावर कभी भी ऐवानों में अगर इंटरप्रेट नहीं होती, ये सारे फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी ये आइडेंटिफाई करेगी कि कितने आबादी में कौन सा हल्का बनना है। मैं PS 103 का कैंडिडेट था MKM पाकिस्तान से, 2.5 लाख 58,000 समथिंग पे कुछ वो एक हल्का बंदी थी। दूसरी ही 50,000 पे इसी कराची में 50,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। अब ये कराची का हाल है, ठीक है, अब ये कराची का हाल है। बात ये कि मैं 2.5 लाख पर हूं और 50,000 पे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, तो ये इतनी गैर मुनसिफाना तकसीम जो ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि हल्का, अब मैं कह रहा हूं कि इस वक्त तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, उसकी वजह ये आपके पास हल्का बल्दिया नहीं। अच्छा, हमने क्या किया, जैसे ये सेंसस का रिजल्ट आया,
वी वर द फर्स्ट वन जिसने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, दिस रिजल्ट वाज नॉट एप्रोप्रिएट, दिस वाज रिजल्ट नॉट अ गुड वन। हमने जाके कोर्ट में केस किया। देखिए एक जमहूरी पार्टी क्या करेगी, जो मैं आपको पहले सवाल का जवाब, जमहूरी पार्टी का काम है वो करारदाद लेकर आए, जमहूरी पार्टी का काम है वो करारदाद के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। हम दोनों काम कर लिए। अब जमहूरी पार्टी में से अगर जमहूर रोड पर आ गई, जो कहते हैं वोट नहीं बोलेगा रोड बोलेगा, तो फिर आप कहेंगे सिविल नाफरमानी, तो फिर ये, तो फिर वो। यार फैसला आप कर लें कि या तो आप इधर दिस वे और दैट वे। ये कोई बात नहीं है कि हम जो कुछ करें। देखिए मैं ये माइंडसेट से खिलाफ हूं कि एमक्यूएम जो कर रही है ना उसके खिलाफ हो जाओ, दिस इज रॉन्ग। एमक्यूएम जो कर रही है उसके खिलाफ मत हो, आप कदम की बात करें यार, आप डिसीजन लें, एमक्यूएम का ये डिसीजन सही नहीं था, ये सही था। तो आई कैन इजीली बिलीव कि यार ये सामने वाला शख्स कम से कम ये जरूर मानता है एमक्यूएम ने ये अच्छा किया, ये बुरा किया। आप ये बोले कि एमक्यूएम पूरी की पूरी गलत है, ये तो सरासर इख्तिलाफ जो है वो बिल्कुल अच्छा, ठीक है, ये सियासत। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जब आप बात करते हैं सेंसस की, तो सेंसस का एक डिपार्टमेंट है। अच्छा अब आप बताएं 98 के बाद सेंसस हुए अभी जाके, जी जी, मींस 2016 में, ये सेंसस होने थे 2008 में, जो 2016 में हुए। इसका मतलब है 2018 में सेंसस होने थे, वो डी हो चुके हैं, इट मींस। अच्छा मैं ये प्रेफर करता हूं एंड आई वुड रियली लव इट कि अगर मुझे कहीं से ये बात पता चल रही तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि सेंसस होने चाहिए अब दोबारा, और ये होंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अच्छा हमने जब सेंसस की, सॉरी मैं आपको बता दूं, हमने जब सेंसस की डेट डाली, पीपल्स पार्टी ने अगेंस्ट दोबारा सेंसस पर आ गए। वजह उनको ये पता चला कि अगर उन्हें भी अंदाजा है कराची की आबादी कम गिनी गई है, अगर कराची की आबादी ज्यादा गिनी गई तो कराची में एमपीएस की सीट बढ़ जाएंगी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का मसला आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अगर कराची का न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो तो मेरा जो डिनोमिनेटर सिंध का है यानी कि रूरल एरिया, उसको भी बढ़ा दो। पीपल्स पार्टी हमारे अगेंस्ट में गई है कोर्ट में, यानी हमारे अगेंस्ट में मतलब गई, वो डिसीजन के अगेंस्ट है, बट वो कह रहे हम भी नहीं मानते, हम भी कह रहे नहीं मानते। तो फिर आओ एक काम करते, दोबारा काम करते हैं। सेंसस को समझने के लिए, ये बात याद रखिएगा, दो चीज होती है, एक मर्दुम होती है, हम मर्दमशुमारी, और एक ब्लॉक बनते हैं। अच्छा ब्लॉक पहले बनते हैं, मर्दमशुमारी बाद में होती है। भाईजान इस पूरे शहर में ब्लॉक भी नहीं बने जी, तो भी मर्दमशुमारी तुम कैसे करोगे? अब ये वो बातें हैं, मैं आम आवाम से भी बात करता हूं इस शो के तवज्जुह से। आपके घर में पहले जब मर्दमशुमारी होती है उससे तकरीबन 4 या 8 महीने 6 महीने पहले बंदा आके आपके घर पे एक नंबर लिख के जाता है, ब्लॉक नंबर। क्योंकि कराची हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड हुआ और वर्टिकल एक्सपेंड हुआ। मैं अगर गुलिस्तान जौहर में जाता हूं तो वो मुझे एक घराना काउंट कर रहा है, यानी कि एक फ्लैट, उसमें एक घराना कैसे हो सकता है? तो फ्लैट्स हैं, 12 फ्लोर्स हैं, तो 12 अलग अलग घराने होंगे। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये है कि ये डायमेंशंस, ये डायनामिक्स कराची के समझने चाहिए, क्योंकि कराची अब मेट्रोपॉलिटन, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो चुका है। सो वी नीड टू थिंक एंड कंसिडर ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट के यार आपका न्यूयॉर्क कैसे चलता है, आपका लंदन कैसे चलता है, ये भी तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है। आप कोई फ्रेमवर्क, अकल नहीं मानती, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर लो यार यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड खालिद भाई ये फरमाइएगा कि अभी इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स की बात हुई है कि जी वोटिंग पैड होना चाहिए, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, वही जो अपने फ़ायदे की इस वक्त बात नज़र आ रही है ना, बहुत पहले हो जानी चाहिए। अब वही सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो हाथ हो जाए, उससे अच्छा ये कि हाथ दिखा दो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो लास्टली अभी जो इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वोटिंग पैड तक रखनी चाहिए या वाकई लिटरली जैसा भी इन्होंने निशानदही कर दी है कि ये पहले हल्का बंदी सही होनी चाहिए, उसके बाद फिर आखिरी फेज़ में आकर आप वोटिंग की तरफ जाएँ? देखें इस बारे में तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में मुत्तहिदा का और पीस पार्टी का मौक़िफ़ एक ही है। यानी उसने भी यही कहा है कि जी पहले जो है कि इसका आपकी यहाँ की जो सेंसेस हैं उसको किया जाए। नहीं वो तो उन्होंने बता दिया ना कि उनकी इंटेंशन क्या थी, वो तो बड़ी क्लियर है। लेकिन ये है कि उनको तो इस बल्दियाती इंतखाबात को आगे करना है, उनको भी इख्तियारात मिले हुए हैं, आले नाल हैं वो, मतलब जो पूरा जो है उन्होंने बल्दियाती अपने कंट्रोल में किया हुआ है, तो वो गुजारना चाहते हैं 1 साल 1.5 साल, मतलब ये किसी तरीके से मामला हों तो वो अपने जो कर रहे हैं, यानी जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, काम से ज़्यादा जो मतलब मामला आते हैं, मालियाती मामला आते हैं, तो वो उनका अमल शुरू है। ठीक है, एक तो ये है, तो वो तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इससे कि कहाँ की होनी चाहिए, सिंध की होनी चाहिए, यहाँ की होनी चाहिए, लेकिन ये नुक्ता उन्होंने पैदा कर दिया वहाँ पे, और उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि शायद आपको बल्दियाती इंतखाबात कराने चाहिए। ठीक है, यानी उसको जैसे भी हैं, जो मौजूद है, जिस तरीके से भी है, और अगर उससे पहले ये सिस्टम अगर रहेगा जो अदमरा सा सिस्टम है, इसमें क्या कौन डिलीवर करेगा ये तो बताएं। किस चीज़ में? ये जो बल्दियाती निज़ाम आपके यहाँ राइज है, इसके अंदर कौन डिलीवर कर सकता है? देखें जी, जो बल्दियाती निज़ाम है ना, यही निज़ाम था, इसी निज़ाम के तहत आपके जो है कि इसका पहले काम होते रहे। लेकिन उस वक्त तो इख्तियारात बहुत थे ना, इस वक्त इख्तियारात कुछ नहीं है। क्या इख्तियारात? एक स्वीपर नहीं हायर कर सकते? ये मसला नहीं है। मसला ये है कि कुछ चीज़ों के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डाके डाले हैं ना, उसके ऊपर तो सब मुतालबा कर रहे हैं कि इख्तियारात देने चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है। यानी वो इख्तियारात ऐसे तो नहीं है कि जो कहीं दूसरे मुल्क से लाके देने हैं, वो इख्तियारात हमें देने हैं, हमारे यहाँ के लोगों को देने हैं। उन पावर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हिला रहे हैं पीछे से,
उनका काम यह है कि मतलब वो अगर कराची को चाहते हैं यहाँ पे अमन हो, इतनी जो दहशत गर्दी हो, इतनी धूम मचाया हुआ है जो यहाँ पर कह रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर अगर आपने अमन तरीके से चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन मामलात को सही कर लें। आप पावरफुल हैं, वो पावरफुल हैं, वही फैसले कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उससे क्या रहेगा कि कराची के जो मसाइल जिनके जिक्र कर रहे हैं वो मसले हल होंगे। बिल्कुल ठीक और है। बल्दियाती निज़ाम पावरफुल होगा, मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। संजीव साहब, वक्त ख़त्म हो गया, मुझे अंदाज़ा है आपके पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी अड़े आई है तो ये इंशाल्लाह जो हमारी गुफ्तगू है इसको आगे जो है वो हफ्ते जो है वो जारी रखें। वक्त की कमी वजह से ऑडियंस जो है ना वो सही मान नहीं पाएगी कि और यानी कि अब देखिए एमक्यूएम के लिए ना वक्त की कमी की वजह से उसका स्टांस ये इल्ज़ाम भी हम पे लगता है कि हम वक्त नहीं देते। आज तो हमने मतलब ये है कि एमक्यूएम को 100 साल चाहिए। अब एमक्यूएम का स्टांस बता रही है जी, वक्त की कमी आ गई। चले, बहुत शुक्रिया तंजील अब्दुर्रऊफ आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और इस मुख्तसर वक्त में कोशिश हमने ये की कि जो मसाइल किस तरह आते हैं। देखिए, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया कि लोग इस चीज़ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते अब कि कौन आता है यहाँ पर, कौन किसके पास इख्तियारात हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, वो कौन हल करेगा और किस तरह होंगे। निज़ाम के अंदर जिस तरह की भी तब्दीली जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब वो नागुज़ीर हो चुकी है और आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा और उसके लिए कदम भी उठाना पड़ेगा। दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा। ब्रेक का वक्त यहाँ पर है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ हमारी सियासी मामलात के हवाले से, कराची के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की बड़ी तफसील से, और इसके ऊपर हमारी बात होती रहती है प्रोग्राम के अंदर कि मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। हमारा काम है मसाइल की निशानदही करना, हुकूमतों की तवज्जो दिलाना कि उन मसाइल को हल करे, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। जनाब, अब हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हमारी बात होगी आज आपकी सेहत के हवाले से। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि प्रोग्राम के अंदर जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हो, वहाँ आपकी सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में बात करें। तो हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। आप चेयरमैन हैं BBHTO ब्लू बर्ड होमियो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ साथ आप एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान सिद्दीकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो आज का जो मौजू है उसकी तरफ आ जाए। एक तो कोरोना की वजह से दोबारा लोग थोड़ा सा जो है वो पैनिक कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो एक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हुए कि इंडाइजेशन का जो मसला है इसको कैसे हल करें, और इसी तरह जो स्टमक के और बहुत सारे इशूज़ हैं, तो होम्योपैथी के अंदर क्या उनका इलाज मुमकिन है। मैं चाहूँगा आज इससे थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मदू किया प्रोग्राम में, और आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त रखा, और दो अच्छे मौजू यहाँ पे रखे गए। एक तो कोरोना के हवाले से जो मौजू रखा है, और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, जिसको हम उर्दू में निज़ाम हाज़मा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। या निज़ाम कहा जाता है। यस, निज़ाम बिल्कुल वही निज़ाम है, दाखिला पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसियाँ जो होती हैं, अगर आपकी दाखिला पॉलिसी अच्छी है तो खारिजा पॉलिसी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर आप की दाखिला पॉलिसी दुरुस्त नहीं तो फिर खारिजा पॉलिसी ऑलरेडी दुरुस्त नहीं होगी। तो यही निज़ाम है जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म में दिया है, जिसे हम निज़ाम हाज़मा कहते हैं कि जो चीज़ खाई जाए वो प्रॉपर तरीके से, यानी मुस्तकिल तरीके से जिस्म में हज़म हो, और हमारे मतलब जिस्म का हिस्सा भी बने, खून भी बनाए, प्रोटीन भी बनाए, लहमियात भी बनाए, कार्बोहाइड्रेट भी बनाए। लेकिन बात सिर्फ वही आ रही है कि जिस दौर में और जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं उसमें हमारे पास कोई ना शेड्यूल है, ना हमारे कोई तरीक़ेकार है, ना हमारे जीने की कोई तरतीब है। बस सिर्फ क्या है कि खाओ पियो और लुढ़क जाओ, यानी खर्च हो जाओ। ठीक है जी। लेकिन अब दौर तब्दील हो चुका है। अब हमें या से रूटीन्स बनानी पड़ेंगी और उस रूटीन के मुताबिक से अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। अगर हम रूटीन नहीं बनाते और अपनी ज़िंदगी को उन
तरतीब से नहीं गुजारते तो हम यकीनन नुकसान में हैं। और हम जितनी भी ज़माने में तरक्की कर लें, अल्लाह करीम तो पहले ही कुरान में फरमा चुके हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, ज़माने की कसम इंसान खसारे में। हम अच्छे से अच्छा लेकर चल रहे हैं ज़िंदगी को, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, अपने जो है मौत की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर ये जब तक आपकी ज़िंदगी अल्लाह करीम देता है तो आप इस ज़िंदगी को दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के काम आइए और कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सके उतना अच्छा फ़ायदा पहुंचाएं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल क्या दूंगा, मैं तो डायरेक्ट इस बात को हर प्रोग्राम में करता हूं कि चैनल K21 के हवाले से कि ये चैनल ऐसा चैनल है कि जो होम्योपैथिक को प्रॉपर प्रमोट कर रहा है और होम्योपैथिक को मौका देता है आगे बढ़ने का, आगे करने का। और मैं समझता हूँ इससे बहुत सारे डॉक्टर्स का हौसला जो है वो बुलंद होगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ में मेरे प्यारे भाई जो है यासिर, मोहम्मद यासिर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जो है समझते हैं होम्योपैथिक को और इसकी प्रमोशन के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। आज का मौजू जो रखा गया है, यासिर कुछ क्या चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ? अच्छा, अभी नहीं है, कॉलर नहीं है, तो थोड़ी देर बाद ये नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ गया, इसके ऊपर आप कॉल करके बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से आप बात कर सकते हैं और ख़ास तौर पे आज जो स्टमक के इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात करेंगे। सलमान, वंस अगेन, एक हमारे यहाँ एक रिवाज है ये कि होम रेमेडीज़ जो है वो की जाती हैं ख़ास तौर पे पेट के अमराज में। और होता ये है कि अब ज़्यादातर लोगों का जो स्टमक स्टेबल नहीं होता, या तो कब्ज़ की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, या फिर लूज़ मोशन बड़े फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, तो कहीं पे स्टेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में लोग खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करना करते हैं, टोटके जिसको कहते हैं वो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलीफ तो मिल जाता है, एक दिन के लिए सेट हो जाता है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं होता। क्या ये तरीका कार ठीक है? वो कहते हैं जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अगर मैं बात करूं परदादा, परदादी, परनानी, परनाना और दादा दादी के टोटकों तक तो चलें, मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं सदाकत इनमें मौजूद है। लेकिन अब के जो दादा दादी और अब के जो नाना नानी है वो भी उन्हीं टोटकों पे चलते चलते टोटकों की हियत तब्दील कर दी है। ऐसा ही है कि जो पहले एक चुटकी था उसको आप खामा का 4 चुटकी जब करके इस्तेमाल करेंगे तो उसने अंदर नुकसान पहुँचाना है। यासिर, कराची के अंदर जो सबसे इस वक्त जो बड़ा मसला है निज़ाम हाज़मा के हवाले से वो एसिडिटी का है। यानी सीने में जलन का होना और कुछ भी खाने के बाद अंदर आग सी लगना और खाने का हज़म ना होना, यानी खट्टी डकारे आना और उबकाई और मतली की कैफियत रहना। दूसरा मसला जो यासिर इस वक्त मौजूद है यहाँ पे कराची के अंदर वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ का मसला बड़ा आम एक मसला है। और मैं बार बार जो है, आप तो माशाल्लाह अब तो आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। तो मकसद कहने का ये कि बेहतरीन परहेज़ वो है कि आप अपने दोनों होठों को आपस में जोड़ कर रखिए, ताकि कोई जब आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं खानी है तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। मैं ये समझता हूँ यासिर, हम अक्सर प्रोग्राम में ये बात करते रहते हैं कि अगर आप मुर्गी को और दूसरे नंबर पे कोल्ड ड्रिंक को और जो कच्चा नमक हमारे यहाँ रिवाज बन गया ऊपर से छिड़क कर खाने के लिए और चाट मसाला जात खाने के लिए, तो इससे अगर इक़्तिबास करें, इससे आप दूर रहें तो यकीनन उम्मीद है कि आप बड़े सारी बीमारियों से और परेशानियों से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतों से जो है वो बचे रहेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमान, मैं चाहूँगा जवाब आप दें, पहले कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात करेंगी? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, किरण फयाज। जी जी मिस किरण, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? मैं सलमान सिद्दीकी साहब डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये होम्योपैथी का अगर हम इलाज करवाते हैं तो एनी टाइम जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है हमें एलोपैथी के पास जाना पड़ता है। ठीक है। तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता कि जब हम ज़्यादा बीमार हों तो हमें होम्योपैथी का हम अगर दवाई खा रहे हैं जी जी, तो एनी टाइम फौरी रिलीफ आप चाहती हैं तो हमें उस टाइम भी इसका ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है और ये बड़ा एक जी बात मुकम्मल कीजिए। कोई हॉस्पिटल है ना कोई प्रॉपर इसका बाद में इलाज होता है, फिर हमें मजबूरन होम्योपैथी कम से कम 5 साल से खा रहे हैं या 10 साल से खा रहे हैं, 3 साल से खा रहे हैं, तो जब तबीयत खराब होती है हमें एलोपैथी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एलोपैथी की दवाई खानी पड़ती है। सही। उस टाइम हमें होम्योपैथी का क्यों नहीं इलाज मिलता है? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये तकरीबन 15-20 साल से यही सोच रही हूँ। जी जी। मेरे हस्बैंड
कहते होते थे कि आप होम्योपैथी के खाओ, होम्योपैथी के, लेकिन मैं नहीं मानती। अच्छा। अब मैं नहीं मानती तो, लेकिन मुझे अभी एक दो प्रॉब्लम हुई है तो मुझे सब कहते हैं कि होम्योपैथी का इलाज करो। ठीक है। मैं कि मुझे ये बताएं, मैं शुरू कर लेती हूँ, लेकिन अगर जब मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो तो मैं फिर एलोपैथी के पास क्यों जाऊँ? मैं भी बिल्कुल ठीक है, उस वक्त मुझे क्यों नहीं होम्योपैथी का इलाज मिलता? अच्छा, एक चीज़ का और जवाब दे दें किरण आप, वो जी। ये कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप जो है वो इलाज करवा रही हैं, जिसके अंदर आपको फौरी रिलीफ चाहिए, आप शेयर करना चाहेंगी? मुझे ज्वाइंट का मसला है, ये घुटनों का। अच्छा, आर्थराइटिस का वो है। वैसे तो मैं एलोपैथी के डॉक्टर से करवा रही हूँ इलाज अपना। आप मुझे ये बताइए, जो आपको ज्वाइंट का मसला है, क्या ये आपको सर्दियों में ज़्यादा रहता है, गर्मियों में ज़्यादा रहता है, या पूरे साल आपको ये दर्द कम ज़्यादा रहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाई जो खा रही हूँ तो डॉक्टर की ना, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है, लेकिन सर्दियों में ज़रा घुटनों में ज़रा तकलीफ होने लग जाती है जी। तो फिर उसके लिए बैंडेज वगैरह मैं लगा लेती हूँ, तो वो रिलीफ मिल जाता है। मेडिसिन कुछ कर। चले, मैं आपको अगर एक बहुत अच्छी सी होम्योपैथिक दवा बता दूं जो रोज़ाना एक खुराक आप लें और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये एलोपैथिक की आदत भी ख़त्म हो जाएगी, और जब होम्योपैथिक से नेचुरल आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो खुद सर्कुलेशन को स्टेबल करने लगेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, मैं अभी आपको दवा अभी बताता जवाब हूँ। देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिएगा, ठीक है जी? अभी आपको जवाब बताते हैं जी। अच्छा, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं भी इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा उसके अंदर। कंफ्यूजन है ना लोगों को, जरा सा वो कंफ्यूजन यही पाई जाती है कि वो उनको जो है इंस्टेंट रिलीफ की आदत पड़ जाती है। अच्छा, इस केस के अंदर होता ये कि ये जो जॉइंट पेन वगैरह होता है, इसमें क्योंकि ये अनबेरेबल हो जाता है टाइम्स, तो वो लोग कहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो इंस्टेंट रिलीफ दे दे। तो इसमें अब मैं दवाई का नाम नहीं लेता, लेकिन वो क्या काम करती है और उसकी हैयत क्या होती है वो लोग थोड़ा सा जो है उसके ऊपर वो हो जाएगा, लेकिन वो ख़तरनाक चीज़ है नटशेल। अब ये कि यही ज़्यादातर लोगों का है कि एक तो इम्पेशेंट होते हैं कि जल्दी इसके अंदर ट्रीटमेंट मिल जाए, और जैसे उन्होंने कहा कि कोई इसके अंदर ऐसी ट्रीटमेंट क्या है वाकई, तो मेरे इल्म में तो है होम्योपैथिक में इंस्टेंट रिलीफ होता है जो विद इन अ मिनट और सेकंड जो है आपको रिलीफ देता है, लेकिन उनके लिए इसका जवाब दें कि क्या ऐसा है? अच्छा, इन्होंने इनके सवाल में एक सवाल नहीं थे, बड़े सारे शिकायतें भी थी होम्योपैथिक से जो इनके सवाल में नोट की गई, किरण के सवाल में। पहला तो इनकी शिकायत ये है कि होम्योपैथिक का कोई अस्पताल जो है क्यों नहीं मौजूद है। दूसरा शिकवा ये है कि क्या होम्योपैथिक प्रॉपर तरीके से काम करती है। तीसरा शिकवा ये है, वही रहा कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक फ़ायदा करती है या नहीं करती। तो किरण, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर इतनी बड़ी कोई सपोर्ट हासिल नहीं है होम्योपैथिक को, और होम्योपैथिक को मैं बारहा अपने तमाम प्रोग्रामों में ये बात कह चुका कि हमें तो तीसरा ट्रीटमेंट समझा जाता है। जब आप सारी जगह से फारिग हो जाते हैं तो फिर आपको होम्योपैथिक की तरफ धकेल दिया जाता है, डाल दिया जाता है या भेज दिया जाता है। ठीक है जी, वहाँ पे हम बेचारे कहूँगा जी कि हम होम्यो फिजिशियंस के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त आ जाता है कि हमें अपने मरीज़ को बचाना भी होता है, अपनी इज्जत भी रखनी होती है, और होम्योपैथिक का मयार भी बुलंद रखना होता है, जिसके लिए हमें काफ़ी मसाइल का सामना ज़ाती तौर पे करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो मरीज़ जो है तकलीफ़ में होता है, और वो इतनी तकलीफ़ में होता है कि वो हमें बार बार यही कहता है बस मैं आज का होता अभी और अभी का होता फ़ौरन जो है मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, मगर मैं अपने आखिरी प्रोग्राम में भी और उससे पहले भी इस चीज़ को बहुत वाजे तौर पे कह चुका कि देखें, सबसे पहला स्टेप होम्योपैथिक का लीजिए, ताकि आपने का जो सवाल है कि क्या हम जब ज़्यादा बीमार हो तो हम एलोपैथिक की तरफ क्यों जाएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि जब आपने पहला इब्तदाई कदम होम्योपैथिक के लिए उठाया, इब्तदाई इलाज होम्योपैथिक किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी ट्रीटमेंट की जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, आपने कहा कि आपको जोड़ों का दर्द है, आप एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ, रेस्टॉक्स के नाम से हमारे पास मौजूद है। ये आप मदर टिंचर में, यानी कि क्रूड फॉर्म में मदर टिंचर कहलाता है, इसको आप रोज़ाना सुबह या रात में 24 घंटे में एक मरतबा इसके 15 कतरे अगर आधे गिलास पानी में डालकर पिए तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो दर्द है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जो नाम नेहाद आप दवाएं इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें कार्टिजोन मौजूद है, जिसमें जो ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे आप महफूज भी रहेंगी। और होम्योपैथिक तरीका इलाज बड़ा सादा सा और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है, लेकिन क्योंकि तशखीस के बाद अगर दवा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तशखीस आपको मैं ये करता है कि आपने सर्दियों में बताया कि आपको दर्द फिर भी रहता है दवा खाने के बावजूद, तो रेस्टॉक्स आप लीजिए, क्योंकि ये अमूमी तौर पे वज़ू करने से या मुंह धोने से या नहाने के बाद इसकी दर्दें ज़्यादा बढ़ जाती हैं सर्दी में,
तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है दवा इंशाल्लाह ठीक। ताला। ठीक है, चलें अब गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? उम्मी हबीबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा मसला है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल हो गए शादी। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा कोई और बीमारी वगैरह है कुछ? नहीं जी कोई बीमारी, काफी इलाज कराया। अच्छा अच्छा, चलें। उम्र चलें। कितनी है आपकी? उम्र मेरी 35 है। माशाल्लाह। अच्छा, और शौहर क्या काम करते हैं, जॉब क्या करते हैं? वकील है, लॉयर। अच्छा, अल्लाह खैर करे। क्या है? लॉयर हैं, वकील हैं। अच्छा, वकील है, माशाल्लाह है। जी माशाल्लाह। चलें जी, आपको बताते हैं अच्छी सी दवा अभी इसके लिए। बताते हैं जी, बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा जी। जी जनाब, अब ये एक बड़ा मसला है, इसको हमने खैर बड़ी तफसील से डिस्कस करना बिल्कुल है, बड़ा इससे सीरियस डिस्कस करना है इश्यूज यासिर, हैं, ये एक इसमें दो बहुत प्रोग्रामों सारे तक टेक्निकल। हमारी बात जाएगी, ये खास करके Exactly. बेऔलादी के हवाले से इंशाल्लाह ताला हम इसी चैनल पे K21 पे और मोहम्मद यासिर और मैं मौजूद होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे, आपकी कॉल्स वगैरह भी अटेंड करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेऔलादी के हवाले से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात फराम इंशाल्लाह ताला कर सकें। इनके लिए क्योंकि 5 साल इनको हो गया है, आवाज़ से इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ज़्यादा 24-28 साल की भी अगर है तो इनके लिए एक दवा है हमारे पास सेमी फोगा के नाम से। Yes. मदर टिंचर रोज़ाना रात को सोते हुए 20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। और गाय के गोश्त का जो इस्तेमाल है आपके शौहर और ख़ुद आप यानी इस्तेमाल इसका करें, चाहे वो कौरमे की सूरत में खाएं, भुने की सूरत में खाएं, आलू गोश्त की सूरत में खाएं, मगर इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक आपको बेहतर रहेगा। सेमी फोगा का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, दवा के हवाले से अगर आपको कोई वो है तो ऊपर अब जो है नंबर दिया जा रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर वाला नंबर देख लें, ये डॉक्टर सलमान के नंबर हैं। इसके ऊपर आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो है वो बता देंगे ये जो दवा जिसका नाम अगर आपको समझ में नहीं आया ये आपको बता देंगे। आप अपना सवाल नाम बता दीजिएगा, प्रोग्राम का हवाला उसमें शामिल कर दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए समझने में, मसला याद रहेगा कि आपका क्या था, है ना। तो आप अपना नाम और वो बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो आपको दवा का नाम जो है वो भिजवा देते हैं। दवा के हवाले से मैं ये बता दूं, कराची में होम्यो पॉइंट नाज़ोबाद में जो है एक सेंटर हमने बनाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ आ जाऊँगा, कोई इतना मसला नहीं है। होम्यो पॉइंट के नाम से ये मौजूद है। यहाँ पे जो भी होम्योपैथिक दवा आपको बताई जा रही है, एक तो आम डिस्काउंट होता है और आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है जब आप ये बताएंगे K21 से हम आए हैं और सलमान सिद्दीकी का प्रोग्राम देख के, तो आपको यकीनन वहाँ पे और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये अच्छी बात हो गई। चले, जी, और होम्यो ये एक और चीज़ की वजाहत कर दें कि दवाइयाँ पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हैं। लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद में जहाँ पे जी मैंने कराची की बात की है, लाहौर इस्लामाबाद में भी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ से आपको ये दवाएं मिलेंगी और तकरीबन होम्योपैथिक अच्छे स्टोर्स पर अवेलेबल होंगी, मुहैया होंगी। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं क्योंकि पेट के अमराज के हवाले से जैसे आपने बताया ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो टोटके हैं उनकी जो नेचर है वो भी चेंज हो गई और उसमें फिर हमने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट। टोटकों की एज नहीं है ना, एग्जैक्टली दवा की एज है, दवा की एज है। अब ये बताइए कि ये जो कॉमन डिजीज़ जिसमें ख़ास तौर पे शहर कराची में एसिडिटी जिसका भी आपने पॉइंट आउट किया, ये बड़ा मसला है। अब उसके लिए इंस्टेंट रिलीफ तो हो जाता है कि कोई सिरप ले लिया, कोई टैबलेट ले ली, लेकिन इसको वंस एंड फॉर ऑल कैसे हल किया जाए ये ज़रा अच्छा एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ कर रहा हूँ आज मैं आपको ना जो है एसिडिटी के हवाले से। लास्ट आपको याद होगा हम जब साइनस पे प्रोग्राम कर रहे थे मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, तो एक मैंने बात की थी कि नज़ला जब हलक में गिरता है तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ख़ास करके आपकी ग़िज़ा की नाली जिसको हम असोफिगस कहते हैं और आपका ख़ास करके मैदा, क्योंकि मैदा ऑलरेडी एसिड बना रहा होता है और जब आपका बलगम यानी हलक से गिरता हुआ जब मैदे में जाता है तो माइनस 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 पे चला जाता है और जिसका नतीजा ये होता है कि जो मैदे के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो मैदे में नमी बरकरार रखती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी आप मिर्चों वाली चीज़ का जब इस्तेमाल करेंगे, चाहे लाल मिर्चें हों, हरी मिर्चें हों, काली मिर्चें हों या XYZ मिर्चों का अचार हो या कोई भी तेज़ गरम मसाला हो, जब आप उसको इस्तेमाल जब शुरू करेंगे तो वो उस ज़ख़म पर उस जगह जहाँ से वो मेम्ब्रेन छिल गई है, ज़ख़म हो गया, उसमें जो है इचिंग पैदा करेगा यानी एक जलन और आग लगाएगा जिसको एसिडिटी का नाम अपने दिया है। ठीक है जी, एसिडिटी मतलब कि एक तेजाबियत आपको शुरू हो जाएगी उस जगह के ऊपर। क्यों कि जो आपका अंदर का मैदे का तेजाबियत है और बाहर से जो तेजाबियत है आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, यानी एक शहर पे दो पार्टियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी कि ये मेरा है और वो कहता है कि ये मेरा है। तो बाहर से आने वाला बाहर से ही होता है, अंदर से आने वाला अंदर का ही होता है। वही खारिजी और दाखिली पॉलिसी के झगड़े अगर ये दुरुस्त हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तो मुल्क
बंदे भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि इसमें आप ख़ास करके अपने जो कंडीशन की नज़ले का ख्याल रखें कि अगर आपको किसी भी हवाले से नज़ला है और वो पुराना होता चला जा रहा है तो उसको लामाला कोशिश करें कि आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें कि कोई अच्छी दवा लेकर उस नज़ले को बेहतर करें। मैंने लास्ट टाइम आर्सेनिक एल्बम बताई थी जो सर्दियों के हवाले से बहुत बेस्ट दवा है, कालीबाइक बताई थी जो सर्दियों के हवाले से बहुत ही बेस्ट मेडिसन है, मैंने इसके अलावा बेलाडोना बताई थी जो बहुत बेस्ट मेडिसन है। आप ये सर्दियों में इसको इस्तेमाल करके इस चीज़ से बच सकते हैं और जब नज़ला हलक में गिरेगा नहीं तो आप तकरीबन 40% जो एसिडिटी है उससे महफूज जो है वो आप रह सकते हैं। और ये क्योंकि ये आम यासिर एक आम सी बीमारी हो गई है हमारे यहाँ पे कि और खाने के बाद नाश्ता भी करते हैं तो वो भारीपन और जलन जो है वो शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही है कि फिर वो तेल मिर्चें मसाले हजम नहीं हो रहे होते और मैदा उसका एक रिएक्शन देता है, हम फौरी तौर पे जाके एलोपैथिक दवाई लेना शुरू करते हैं, इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, अगर आप खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल कर लें तो आपके खाने में परेशानी नहीं होगी, हाजमा भी होगा। एक तो कार्बोवेज है कि जिनको एसिडिटी का मसला है और कंफर्म है कि यार ये मुझको हो सकता है खाना खाने के बाद, तो वो 10 कतरे खाना खाने से आधे घंटा पहले ले लें। ठीक है। और वो लोग कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, सांस फूलती है, गुस्वर बहुत ज़्यादा है, नहीं गुस्सा एकदम करना शुरू कर देते हैं और किसी की फिर नहीं सुननी होती उन्होंने, तो उनके लिए नक्सोमिका के नाम से हमारे पास दवा है कि जिनके पेट खामा खा बढ़ रहे हों और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हों और साथ के साथ आप ये देखें कि वो परहेज़ भी कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दिया लेकिन फिर भी पेट अंदर नहीं हो रहा, तो उनके लिए कि नियतों को सेट किया जाए, बहुत अच्छी तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। वेल सेट, ये ज़रूरी है जी, नियतों को ठीक रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक और मसला जिसके भी आपने निशानदही की है वो ये कि जैसे अब सोर थ्रोट है सर्दियों के अंदर या ये जो नेज़ल कंजेशन है ये तो होती है, अब उसके लिए एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है वो ये कि स्टीम लें, स्टीम लेकर फिर सोएं, कोई ऐसी दवाई तजवीज़ करें कि जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन हो रहा है रोज़ाना रात को इससे बचा जा सके, स्टीम का टाइम बच जाए ताकि ये ना इन्फेक्टेड हो ना स्टमक खराब हो। बहुत ही ज़बरदस्त आपने इस वक्त ये जो डिस्कस की इसके हवाले से, ख़ास करके रात को सोते हुए जो नाक का बंद हो जाना या नज़ला हलक में गिरने लगना जिससे घुटन का शुरू हो जाना, एहसास हो जाना, इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवा है लिम्ना माइनर के नाम से। इस दवा को रात सोते हुए आप 15 कतरे आधे गिलास हल्के से ठंडे पानी में, गर्म में नहीं पीना, भले जितना नज़ला हो, ठीक है, बह रहा हो, लेकिन हल्का सा ठंडा पानी में इसके आपने 10 से 15 कतरे आपने इंक्लूड करने और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले, यानी अगर आप 1 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे इस दवा को लें और 9 बजे खाना आप खा लें। इसको इस्तेमाल करने से ये होगा कि रात जो आपकी नाक एकदम बंद हो रही होती है वो नाक बंद नहीं होगी। और किलकेरिया फ्लोर 12X जो है ये सुबह ज़रूर इसकी 10 से 12 गोलियाँ खाया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस मसले से काफ़ी हद तक छुटकारा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और एसिडिटी भी अगर इस वजह से हो रही है, नज़ले की वजह से, तो काफ़ी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। वेरी गुड। अच्छा, अब एक और मसला जैसे स्टमक के हवाले से आपने बताया, वो इंडाइजेशन का एक और मसला भी ये है कि जो मसाले हम कंज्यूम करते हैं ना बहुत ज़्यादा करते हैं और बाहर के मसाले यूज़ करते हैं। अब लोगों के लिए इससे बचना बड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि हमें जितना ये बात समझाई जाए कि बाहर के खाने से अवॉइड करें, मसालों से परहेज़ करें, उनके लिए मुश्किल होता है। तो क्या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर परहेज़ नहीं कर पा रहा है? ये एक बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ यासिर, हम चलते हैं चाइना। ज़रूर। ठीक है जी। अब ये चाइना जाने का मकसद ये नहीं कि आप ये सोचें कि चले तो चांद तलक, नहीं चले तो शाम तलक, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम चाइना की अगर बात करें, इसने हमारे लिए एसी प्रोवाइड किया, इसने हमारे लिए एसी कार प्रोवाइड की, इसने हमारे लिए ऐसी ऐसी सहूलियतें प्रोवाइड की कि हम हडराम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और इतने हडराम हो गए कि ज़रा से काम के लिए भी हमें बाइकें निकालनी पड़ती हैं, ज़रा से काम के लिए भी हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए कि वहाँ चाइना में जो खाने खाए जाते हैं वो बहुत प्लेन और सादे होते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई भी कंडीशन गरम मसालों की शामिल नहीं होती है। वो सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनकी कोई भी क्लिप देखें, कोई भी चीज़ देखें, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जो चाइना और जापान के अंदर जो चीज़ बहुत वाज़ेह, वो लाल मिर्चें, जिसको बड़े शौक से खाते हैं और बड़े मज़े से खा जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखा है कि वो जो है किसी लिक्विड में मिली हुई होती हैं, वो खालिस नहीं होती, मतलब वो नमी उसके अंदर होती है, तो वो सिरके में मिलाकर खाते हैं उसको, जिसकी वजह से मिर्चों का असल जो फ्लेवर है वो डेड हो जाता है। और सिरका, क्योंकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिरका जो है अंदर से जरासीम को मारता है,
एंटीसेप्टिक है, जो अंदर आपके मैदे के जरासीम को ख़त्म करता है और आपके आंतों के कीड़ों को ख़त्म करता है। लेकिन मिर्चें जो हैं वो एंटीसेप्टिक भी हैं और आप समझ लें कि आपके कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको है स्पेशली, तो जो ये लाल मिर्चें जो वो लोग सिरके में डालकर खाते हैं, उससे वो तमाम चीज़ें अंदर की ख़त्म हो जाती हैं और वो एक्टिव भी रहते हैं, निज़ाम दौरान खून बेहतर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चों ने जब से ये जगह ली है, तो हमारे यहाँ जो है निज़ाम हाजमा के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अपने खानों में हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, प्याज का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये जो पिसी हुई लाल मिर्चें खुदारा इससे ज़रा दूरी रहिए। आप कुटी मिर्चें इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें जो है जाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, साबित आपके सामने होती है। अपने घर में आप उसे कूट सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ़ायदे बड़े हैं। और आपको एक बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ कि ख़ास करके जो लाल मिर्चों, साबित लाल मिर्चों के जो बीज होते हैं, वो आपके शदीद अगर आपको मोशन हो रहे हो या आपको जो है कॉलरा हो गया हो या आपको पेचिश हो रही हो, तो आप साथ उसके मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एज अ मेडिसन जो एलोपैथिक में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग भी वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो है ऊपर से बना दिया जाता है कि जी बहुत अच्छा है, कैप्सूल अच्छा है, खा लो, जबकि यही नेचुरल चीज़ आप घर में इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में अगर आप मिर्ची के बीज नहीं खा सकते तो कैप्सिकम के नाम से हमारे पास होम्योपैथिक में जो ड्रॉप्स आते हैं, आप वो 200 पोटेंसी में जो है ज़रूर ले लिया करें, तो इससे जो आग लगने की कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वेरी गुड, आपने अच्छा इसका इलाज बताया। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसकी तरफ हमने आना है और इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और कुछ पेट के अमराज के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। आपके सवालात भी शामिल करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारा चल रहा है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ पेट के अमराज के हवाले से, आपकी सेहत से मुताल्लिक मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। इसका जो आज हमारा प्रोग्राम होता है, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ होते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात आपकी जानिब से मौसूल हुए जिसके हमने बात की और आपको जवाबात भी दिए। ये सिलसिला जारी रखेंगे जी। अब कॉन्स्टिपेशन के हवाले से आपने बताया, फिर एक ये कि स्टमक स्टेबल नहीं होता, लूज़ मोशन और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में ख़ास तौर पर। फिर ये कि बहुत सारे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं बच्चे, उनका भी बड़ा मसला है, मिर्चें भी कंज्यूम कर रहे हैं और दूध भी नहीं पीते, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे इसको बैलेंस किया जाए? और ये जो ख़ास तौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं लोग, वो ये सवाल करते हैं कि किसी मेडिसिन के ज़रिए टॉलरेंस का लेवल मेंटेन किया जा सकता है, सस्टेन कर सकते हैं इसको? इसके ऊपर मैं जवाब लेता हूँ, पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आयशा। जी आयशा, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मेरी बेटी है, उसकी एज है 17 साल। माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि होम्योपैथिक में क्या हाइट बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन ऐसी है आपके पास जो 17 एज में बच्ची? अभी यही सवाल हो रहा था यहाँ से जो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा और कोई मसला आपका है? इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये था कि उसको पहले थोड़ा सा ना एस्थमा का भी प्रॉब्लम था। ठीक है। लेकिन उसकी फिर वैक्सीनेशन वगैरह हमने करवाई तो वो अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, बेहतर हो गई है। एपेटाइट कैसी है, खाने वाने में सही है? खाना बस ये कि अगर ऐसे जैसे कोई मेडिसिन वगैरह ले लेती है तो फिर थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है उसका ना। अच्छा, मैदा कमजोर। ये तो मैदे का इशू है, नॉर्मल चीज़ है, कोई परेशान होने की बात नहीं है जी। वो मतलब आमतौर पे नहीं होता, लेकिन जैसे कोई मेडिसिन खा ली, कोई एंटीबायोटिक खाई, फिर तब हो जाता है। ज़ाहिर है, वो तो किसी भी आदमी को डिस्टर्ब कर सकती है, बच्चों का तो फिर बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। चलें अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने कॉल की। जी अच्छा देखें, सबसे पहले तो समझे सवाल में खुद हमें जवाब मिल गया कि उस बच्ची की डाइट सेट नहीं है। ठीक है, अब उसकी डाइट सेट ना होने की वजह से सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो इशू हाइट का आ रहा है। ठीक है, हाइट जब भी बढ़ेगी जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की एक बहुत बड़ी रिक्वायर्ड मौजूद होगी, कैल्शियम की एक बहुत बड़ी मिकदार उस बच्चे के हवाले से मौजूद होगी जो बोन्स को बनाएगी। अच्छा, बोन्स को बनाने के लिए फिर वही बात करूंगा कि मैदे का एक्टिव रहना इसलिए ज़रूरी है कि वो एसिड को प्रमोट करता है। सही है। जब HCl को प्रमोट करेगा, एसिड को प्रमोट करेगा, तो उतना करे जितनी ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ के बच्चे चिप्स, पापड़, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक, देन इस तरह की अलम गलम चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? मैदे को नुकसान होता है, क्योंकि वो मैदे से होता हुआ सारा काम हाथों तक जाएगा।
मैं नहीं श्योर कह सकता कि तेल किस तरह का होता है जिसमें ये चीज़ बनती है, या हम अपने अगर घर में भी देखें तो ऐसा हमारे साथ होता है कि अक्सर किचन में जो पकोड़े वगैरह रमज़ान में बन रहे होते हैं तो जी आज का तेल कल पे भी वो चला दिया है। तो ये तो हमारे घर की बात है जो हम जर्नल कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए जो बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो क्या आप ये समझते हैं कि वो आपको तेल बदल कर देंगे, जिनमें एक कढ़ाई के अंदर अगर मिसाल के तौर पे 20 केजी से 1 मन तेल डल रहा है तो वो पागल ही होंगे जो हर फेरी पर जो है तेल बदलेंगे। तो फिर आपको जो 10 रुपए और 20 रुपए की चीज़ मिली तो कल को 50 रुपए की मिलेगी। तो फिर आप इस चीज़ को सोचें और अपने बच्चों को इन चीज़ से बचाएं, स्पेशली चॉकलेट, चिप्स और ये जो पापड़ वगैरह हैं, और स्पेशली केचप अगर लेना है तो किसी अच्छी कंपनी का लें जिस पे आपको पूरा एतमाद और यकीन हो कि जी ये बेहतर है, और वो वाला केचप लें जिसके अंदर टमाटर के बीज नज़र आ रहे हो बाकायदा तौर पे। ठीक, वो केचप ना लेंगे जिसमें बीज ही नज़र ना आ रहे हो और सिर्फ लाल लिक्विड नज़र आ रहा होगा, तो वो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ उसमें होगी। इनकी बच्ची के लिए मैं दवा बताता हूँ 5 फास्ट के नाम से, ठीक है जी। होम्योपैथिक में टैबलेट्स हैं ये 5 फास्ट, आप इसको दिन में 3 मरतबा 8 गोली खिलाएं और मैक्सिमम 3 महीने इस्तेमाल इसको कराइए। साथ साथ जो है रेक्सोरूबिया और हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी फेमस और बहुत ही हर दिल अजीज़ दवा है रेक्सोरूबिया, जो है ये लाइनिंग कंपनी की दवा है। आप इसको इस्तेमाल कराएं 2 खाने के चमचे दूध में सुबह और 2 खाने के चमचे दूध में रात को इस्तेमाल कराएं। और साथ के साथ जो है ब्राइटा कार्ब, ये सुबह सिर्फ निहारमू आपने इसको देनी है, बार बार नहीं देनी। सुबह निहारमू दें, जो है 5 से 8 कतरे दीजिए। 3 महीने में मैक्सिमम भी 1 से 2 इंच 3 इंच के करीब जो है कट जो है वो इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट आएगी। इसको करके देखें, डाइट का जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, रेक्सोरूबिया जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये बेहतरीन ग्रो है बच्चों के लिए, बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम की, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, इस वजह से भी अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम रेक्सोरूबिया का डेमो आपको सामने ले आएं ताकि आप लोगों को पता रहे कि वो क्या है। तो इजीली अवेलेबल है मेडिसिन? जी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन जो मैं होम्यो पॉइंट बताता हूँ वहाँ से आवाम को फ़ायदा ये है क्योंकि ये सारे स्टोर नहीं देंगे फ़ायदा जो होम्यो पॉइंट आपको दे सकता है। जी कराची में रहने वाले और सिंध में भी रहने वाले होम्यो पॉइंट से ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम भी 20 to 30% का एक बेहतरीन 25% तक का भी आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट मिल सकता है जो आम होम्योपैथिक स्टोर्स पर आपको कतन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कुछ पैसे आपके बचेंगे तो आप और आपके बच्चों के ही काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। और इसके अलावा अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे टिकट लगा हुआ है, इसके अंदर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी के नंबर्स हैं, इसके ऊपर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और मेडिसिन के हवाले से अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो आप उनसे जो है वो इसके ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। तो बात हो रही थी हमारी स्टमक के हवाले से, तो कोशिश करते हैं कि इसको भी शामिल गुफ्तगू रखें। अब जैसे आपने बताया था कि स्टेबल होना ये बड़ा मसला है, फिर एक गैस्ट्रिक का बड़ा इशू है, एसिडिटी और फिर गैस होना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपने जो बड़ा ज़बरदस्त जो सवाल किया है ना गैस्ट्रिक बेसिक, मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये मसला ख़वातीन के साथ होता है और ये इसलिए होता है कि वो खड़े होकर पानी पीती हैं और खड़े होकर ठंडा पानी और डायरेक्ट बोतल से मुंह लगा कर पीती हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये हमारे पास बोतल है अगर, ठीक है जी, मैं भाई प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि हम जब इसको मुँह लगाएंगे तो हमारा आधा जो है ये खाली रहता है और एयर जो है हमारे पेट में पानी के थ्रू जा रही होती है। इसलिए मना फरमाया गया, सुन्नत तरीका भी यही है कि पानी को प्याले में निकाल के पिया जाए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी आपको कहीं पे नहीं मिला तो पानी आप ऊपर से पिएं ताकि एयर का कोई मामला हलक तक ना पहुँचे, क्योंकि आप जब मुंह से लगाएंगे तो यहाँ पे ए जाता है और वो हवा के बुलबुले समेत वो पेट में जब जाता है तो वो गैस्ट्रिक पैदा करता है, पेट में दर्द पैदा करता है, उबकाई मतली की कैफियत पैदा हो जाती है और ये गैस्ट्रिक बाज़ दफ़ा दिल तक भी पहुँचती है जो दिल के अटैक का जो है बाइस बन जाती है। तो बैठकर पानी पिए, 3 सांस में पानी पिए। पानी की सुन्नत है तकरीबन 6, लेकिन इधर 6 बताएंगे तो आप लोग 3 ही सुनेंगे जो आपको शुरू से बताई जा रही हैं। तो पानी 3 सांस में पिए, बैठकर पिए और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर क्या कि हर सांस में उसको फाइनल करें। अब हम बात करेंगे आगे जो प्रॉब्लम, अभी आपने कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया, कब्ज़ तो क्यों होती है कब्ज़? कब्ज़ होने की वजह यह है कि हम पानी का इस्तेमाल कम करना, मिनरल्स का कम लेना, पानी का कम लेना, फ्रूट का इस्तेमाल कम करना। फलों के अंदर एक ऐसे उनके स्किन के अंदर एक अज्जा शामिल है जो कि आपकी आंतों को नम रखता है, जिससे आपका फुजला जो है जिस्म से बाहर निकल जाता है और मामला क्लियर हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फल नहीं खाते और सिलेक्टेड खाते हैं, पानी हम पीते नहीं हैं। खाने में हम जो है बेहतर ये देसी घी से अच्छा है कि मक्खन का इस्तेमाल करें, माजरीन नहीं।
मक्खन का ये मैं इस्तेमाल क्लियर करें। कर दूं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर अभी मजीद जी, गुफ्तगू जी। करें। पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर उसका जवाब आपसे लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गए जी। मैं मार्जरीन और ये मक्खन बड़ी माजरीन और इंपॉर्टेंट मक्खन चीज़ में है। फ़र्क ये बता रहा हूँ, और ये ज़रा आप लोग भी नोट कर लीजिए कि जो माजरीन होगा उसके डब्बे के ऊपर, चाहे वो जितना हसीन और खूबसूरत बनाओ, 10 बच्चे बने हो या एक बच्चा बनाओ, उस पर माजरीन लिखा हुआ होगा, उस पर बटर नहीं लिखा हुआ होगा। जी इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, और कहीं ना कहीं डब्बे के किसी कोने में ये वाजे लिखा हुआ होगा। देखिए, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें नहीं लिखते, लेकिन जो दूसरे ममालिक बनाते हैं ना, वो उनकी ईमानदारी सबसे अच्छी है कि वो लिख ज़रूर बता देते हैं कि इसके इसके अंदर ये ingredients है हैं या क्या? ये बिल्कुल ठीक है। नहीं है। जो बटर होगा उस पर बाकायदा बटर लिखा होगा, और वो माजरीन से महंगा होगा। ये भी मैं आपको क्लियर करूँ, 100-150 रुपए का फ़र्क आता है, यानी 200 ग्राम के ऊपर। जी, तो मक्खन का इस्तेमाल करें, उस देसी घी का इस्तेमाल करें, सादा घी मत लें, थोड़ा लीजिए, अच्छा लीजिए, लेकिन अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो हम बात कर रहे थे कब्ज़ के हवाले से, तो हमारे पास बहुत अच्छी यहाँ पे दवाएं कब्ज़ के लिए मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास सबसे अच्छी जो दवा कब्ज़ के लिए वो नक्सुमी का है, और ब्रायूनिया है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायूनिया उन लोगों के लिए जिन्हें जोड़ों के दर्द भी हैं और बहुत ड्राई इनको जो है हजाबत होती है, बहुत खुश्क होती है और डार्क कलर की होती है, तो उसके लिए ब्रायूनिया इज़ द बेस्ट मेडिसन है। साथ साथ जोड़ों के दर्द भी उनको हो रहे हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे पास दवा नक्स मौजूद है। नक्स उन लोगों के लिए जिनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, उन ख़वातीन के लिए भी है, और उन ख़वातीन के लिए जिनका वज़न बढ़ रहा है और हार्मोन्स की किसी ख़राबी से बढ़ रहा है, उनके लिए पल्साटिला 30 में कॉन्स्टिपेशन को बहुत हद तक सिक्योर करता है। राइट, एक कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरे रिफत बोलिए कराची से। जी रिफत मेरे साहब। साथ मसला ये है कि मैं थोड़ा चलती हूँ तो मेरी टांग घुटनों से नीचे, टांगों में और पैरों में शदीद दर्द होता है। गर्म पानी में रखती है नमक डाल के तो कुछ सुकून मिलता है। दूसरा ये है कि ठीक। मेरे घुटने में एक घुटने में गैप आया हुआ और मुझे शदीद तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। मैं लपेट के उसको रात को सोती हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला? शुगर है। अच्छा, शुगर कितनी है आपकी? नाश्ते से पहले वाली, नाश्ते के बाद शुगर वाली? अभी मैंने चेक किया 148 है फास्टिंग में। अच्छा, असल में मैं उर्दू में इसलिए पूछ रहा होता हूँ ना कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, तो अच्छा है कि उर्दू में पूछा जाए। मैं अभी आपसे रैंडम और फास्टिंग पूछता तो वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अच्छा है कि अगर उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू की अच्छी प्रमोशन होती है, और क्योंकि हमारी ज़बान है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उर्दू को प्रमोट करें। जी 148। अच्छा, 148 आपकी। अच्छा, और नाश्ते के बाद आपने की अभी? नहीं, अभी नाश्ते के बाद नहीं की है। अच्छा, नाश्ता कर लिया है वैसे, या अभी उठी हैं आप? अभी कर रही हूँ नाश्ता। अच्छा, चलें जी, आप नाश्ता करें, मैं आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ आपके इस मसले के लिए, ताकि आपके जो दर्द है ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी दवा, और एक ही दवा है और बहुत ही बेस्ट दवा है जो है उसके हवाले से। और मैं एक रेमेडी भी इनको बताऊंगा जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉसम, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ब्लॉसम कंपनी की एक मेडिसिन है आर्थरो एफ। ये टैबलेट है, होम्योपैथिक टैबलेट है। पूरा सेटिस्फाई हो जाइए कि इसमें किसी किस्म का कोई एलोपैथिक अज्जा शामिल नहीं है। ये प्योर होम्योपैथिक तरीका है, हर इलाज तरीके पे बनी हुई है। ठीक है जी, इसका नाम जो आर्थरो एफ के नाम से ये टैबलेट है। दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम एक खाएं। इसके अलावा नेट्राम्योर 6x में, जो कि बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये 12x में 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा खाएं। तो ये जो नमक के पानी में पैर डालकर बैठ रही हैं, देखिए अब बड़ा ये गहरा सवाल है कि नमक के ही पानी में पैर डालकर बैठते हैं तो आपको आराम क्यों आता है? यस भाई, आप लाल मिर्चों के पानी में पैर डाल के बैठ जाए, आप हल्दी के पानी में पैर नहीं, लेकिन नमक से डालने का मकसद ये हुआ कि इनका ब्लड प्रेशर, जो शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो बढ़ इसी वजह से रहा है कि ये नमक के पानी में पाँव रखकर बैठती हैं, जिससे इनकी स्किन के जो मसाम है वो उसको सर्व करते हैं। और आपका पैर का तलवा या हाथ का जो हथेली है, ये पूरा आपको सेक्शन देता है कि आपके जिस्म में कौन कौन से पॉइंट किस जगह पर मौजूद है। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मैं आपको पॉइंट आउट भी करूंगा, और आपको ऐसे घर में बैठे बैठे ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आप फौरी अस्पताल अगर नहीं जा पाते तो कम से कम अपने आप को सेव कर लें। यहाँ तक कि अगर एंजाइना पेन है तो भी आप घर में बैठे बैठे उस पेन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो उनके लिए नेट्राम्योर है, इनके लिए 12x में ले लें, रोज़ाना 10-10 गोली खाएं। इसके अलावा डिटॉक्स के नाम से ब्लॉसम फार्मा लाहौर की ये दवा है, पाकिस्तान में बनती है और हमारी अपनी प्रोडक्शन है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रमोट कीजिए अपने मुल्क को, ताकि अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर दवा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम अब दवाएं जिनके बारे में बताया गया है ये आपने इस्तेमाल करना है। और अगर दवाओं के हवाले से, जैसे मैं बार बार आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं, डॉक्टर सलमान के नंबर है,
इनके ऊपर आप रब्ता करें, आपको जो है वो दवाओं के बारे में बता दिया जाएगा। तो अपना मसला ज़रूर बताएं, उसके बाद आपको जो है वो जवाब दिया जा सकता है। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नदीम हुसैन अर्ज कर रहा हूँ बफर जोन से, और जी, डॉक्टर जी। फरमान मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हो मेरे भाई? ठीक ठाक? अम्मी की कैसी तबीयत है पहले तो ये बताओ। जी जी जी, वो सोराइसिस था सर में और सेबोरिक डर्मेटाइटिस थी। और नदीम की कॉल हमें लास्ट प्रोग्राम में भी आई है जब पहला सेशन था हम लोगों का। और लेकिन उसके बाद फरमान भाई एक चीज थोड़ी कहनी थी मुझे कि उसके बाद जो है ना उनको वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी 1-1.5 महीने पहले उनको सीवियर यूटीआई हो गया था। अच्छा, पेशाब में बिल्कुल पस आ रही थी। ठीक है। उनको हमें जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो वहाँ पे उनका डायग्नोज हुआ अल्ट्रासाउंड करने पर कि उनको यूट्रस कैंसर है। ओह अच्छा। और वो डॉक्टर ने वो किया। तो उसके बाद जो है हमने सब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको तो यूट्रस रिमूव होगा। मैंने कहा भाई वो एज 80+ है वो, और वेट उनका 41 kg, कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो फिर मैंने थोड़ा सा, जैसा आप माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं तो इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ होम्योपैथिक। अच्छा माशाल्लाह। एक दवा मिली, उसमें एक दवा मिली मिलीफोलियम। बिल्कुल ठीक है, मिलीफोलियम मदर टिंचर। सही है। तो उनको क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी बिल्कुल भी, सुबह शाम ब्लीडिंग हो रही। तो मैंने उसकी सिर्फ मदर टिंचर बिलबार शॉबे की सिर्फ मैंने 3 दिन खिलाई है। आज 1 हफ्ता हो गया, उनको ब्लीडिंग नहीं हुई। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो होम्योपैथिक में अल्लाह ने कितना करम अपना रखा है। जी जी, और सर सारी गायनेकोलॉजिस्ट इस वक्त कराची की वो जो है इस दवा के सामने पानी भर रही है। बहुत बहुत अच्छी बात। चलें, अच्छा किया आपने अपना और इनपुट दूसरी दिया। चीज जी ये थी कि सर जी। सलमान भाई, मेरा जो है दांतों में थोड़ा सा जो है थोड़े दिन बाद बहुत दर्द हो जाता है, उनमें कैरीज और कैविटीज बन जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई दवा बता दीजिए। तो ये हेपस के लिए तो मैं उसको खाने के लिए हेपर सर 200 बताई थी आपने, वो कभी कभी ले लेता हूँ। कभी कभी लेते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नदीम बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई मोहब्बतों में याद रखने का। इंशाल्लाह मैं अभी हम आंसर करते हैं। और अम्मी के लिए बहुत अच्छी दवा सेलेक्ट की है, तो मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ DHMS कर लो यार, अवाम का भला हो जाएगा। बिल्कुल। शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। देखें, सबसे पहले ये जो इशू है कैंसर का और रहम के कैंसर का, यूट्रस बेसिकली रहम को कहते हैं। तो रहम के, और ये अभी तो खैर ज़ाहिर वालदा की इनकी एज हो गई है 60+ में। ये तो अब आजकल अनमैरिड लड़कियों को हो रहा है। और इसकी मुसीबत वही कोल्ड ड्रिंक है, एसिड के जो फैशन में चल रहा है। और नाम नहीं ले रहा कोल्ड ड्रिंक का, फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैं ले भी लेंगे नाम, उसका कोई मसला नहीं है। डरना कैसा, जब हमें काम करना है तो इंशाल्लाह ताला। तो मकसद कहने का ये है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से अब इनको जो 60 साल के ऊपर है, ये तो एक नेचुरल ऐसा हो जाता है कि तकरीबन आप समझे कि 70% 60 एज से ऊपर जितनी ख़वातीन हैं उनको ऐसे मसाइलों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए एक तो दवा नदीम भाई ने हमें ऑप्शन की है, दूसरी दवा मालीफोलियम के नाम से फौरी तौर पर ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है फीमेल की, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चल रहे थे। और इंशाल्लाह ताला आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना रात को, जो 50 साल से ऊपर ख़वातीन हो गई हैं, मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी ये दवा ले लिया करें, 10 कतरे रोज़ाना पी लिया करें। मिलने का पता मैंने आपको बता दिया, होम्यो पॉइंट से मिलेगी और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं राहिला बोल रही हूँ कराची से। फरमाइए। मैं तो एक मसला है कि मैं पीठ में बहुत दर्द होता है, कोई भी काम करती हूँ पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। मैं वैसे बीच में एक दफ़ा गिर भी गई थी तो। अच्छा, अल्लाह खैर करे। और वैसे भी एज का भी हो, सब कहते हैं कुछ, लेकिन कोई लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी है, कोई कुछ। तो अच्छा, आप जॉब करती हैं या घर में? आप राहिला, आप जॉब करते हैं या घर में रहते हैं ज़्यादा? मैं तो घर में रहती हूँ। अच्छा, जॉब वगैरह कभी करती थी आप या घर में ही रहती हैं आप? नहीं, घर का ही बहुत जॉब किया है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बात सही है कि हाउस वाइफ से बेहतरीन जो है ना कोई जॉब नहीं करता जो जॉब और होती एक है। और मेरा क्वेश्चन है, वो मेरे बेटे को इंटॉलरेंस है लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दो ठीक है। क्वेश्चन है मेरे जी। अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहला तो इन्होंने जो कंडीशन रखी है, स्पेशली इनके कमर में जो दर्द रहता है, कमर में दर्द रहने की वजूहत 2 होती हैं जी। या तो देखें ये सारा मामला किचन से शुरू होता है, राइट, ठीक है, या तो ये खड़े होके काम करती हैं, रोटी पकाना, खाना पकाना, जिसमें रेस्ट नहीं मिलता है इनकी कमर को, और चूल्हे की जो गर्मी और हीट है होती है, तो इसमें अमूमी तौर पे भी यही होता है कि पसीना आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, यानी जो हिफाजती अज्जा हैं वो उसके साथ ज़ाया हो जाते हैं, कैल्शियम ज़ाया हो जाती है।
इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी सी होम्योपैथिक में मेडिसन है जिसको ये इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकती हैं। एक तो मैंने आर्थ्रोएफ अभी बताया, इसके अलावा जो है साथ में इसके दवा जो ये ले सकते हैं किलकेरिया फास्ट के नाम से, जो 200x में जो है रोज़ाना एक खुराक रात को 10 गोलियों की या सुबह 10 से 12 गोलियों की खुराक लें, तो जिससे इनके कमर के दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा रेस्टॉक्स के नाम से दवा है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में रेस्टॉक्स हमारे यहाँ बहुत फेमस मेडिसिन होती है, ये उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आर्सेनिक एल्बम जो है ज़रूर दोपहर के वक्त लें, ना सुबह ना रात को, दोपहर के वक्त में इस्तेमाल करें, जिससे बहुत 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 इनको फेवर मिलेगी। साथ के साथ और हाथ के हाथ जो है मैं ये बताऊं कि क्योंकि इनको शुगर का इशू और ब्लड प्रेशर का इशू जो कॉमन चल रहा है, उसके लिए क्रेडिगस इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे इनको बहुत बहुत अच्छा एक फेवर मिलेगा। दूसरा इनके बेटे के लिए जो मेडिसिन मैं डायग्नोस कर रहा हूँ वो इन्होंने एज तो अभी उसकी बताई नहीं और हम बिल्कुल नहीं रहा, हो सकता है अगर वो अपर एज में 18+ है तो उसको जो है डामियाना इस्तेमाल कराएं मदर टिंचर में 2 टाइम 10 से 15 करते रहे, तो उससे काफ़ी जो है बेहतरी भी आएगी और अल्लाह के हुक्म से तबीयत भी सेट रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान, आपने आज हमें वक्त दिया और सवालों के जवाब दिए। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप प्रोग्राम में ना देख सके हों, तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा आपसे, जस्ट 30 सेकंड आपके लूँगा, लेकिन उस हवाले से बता दूं कि 90% ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मोशन की शिकायत बच्चों को रहती है। ये मैं एक तरह से नेकी के लिए बता रहा हूँ कि ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें हमारे पास जो है विरिट्रम एल्बम के नाम से एक मेडिसन है जो हिफ्ज़ तकद्दुम, और एलोस के नाम से एक दवा है जो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर आप फौरी पर उस बच्चे को या बड़े को जिसको भी हुआ है आप फौरी दीजिए, तो उससे मोशन कंट्रोल होंगे, फिर आप उन्हें अस्पताल ले जाएं, वहाँ जो भी ट्रीटमेंट हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि होम्योपैथिक ही को अपना टारगेट रखिए और पहला ऑप्शन आपका होम्योपैथी होना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये आज का प्रोग्राम था और प्रोग्राम में जो बातें बताई गई हैं अगर आप दोबारा देखना चाहें, अब आपके लिए आसानी है, यूट्यूब के ऊपर गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर प्रोग्राम आज का अवेलेबल है। आज की तारीख आप डालेंगे, कुछ देर बाद ये प्रोग्राम आपके पास होगा। और सलमान सिद्दीकी ने जितनी बातों का जवाब दिया, जो दवाओं के बारे में बताया, अगर वो आप देखना चाहें तो उसके ज़रिए दोबारा देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें इसके ऊपर अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब यहाँ पर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर होंगे, उनसे और भी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और भी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू रहेगी। इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिए, इनपुट अपना देते रहिए, और प्रोग्राम के हवाले से अगर और कोई चीज़ इसमें चाहते हैं कि शामिल की जाए या मसाइल की निशानदेही जो सिलसिला जारी है, तो आप हमें लिखते रहिए। मेरा ट्विटर हैंडल भी है, इसके ऊपर भी रब्ता किया जा सकता है, I_M यासिर, इसके ऊपर भी आप मुझे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।